हफ्ते की दमदार शुरुआत और आखिरी 1.5 घंटे में जाने से पहले बाजार है मजबूत, लेकिन बड़ा सवाल है कि 11,000 से थोड़ा सा दूर हैं, छू पाएंगे, मजबूती और बढ़ेगी या फिर आएगी थोड़ी मुनाफा वसूली? लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं बाजार की 5 बड़ी बातें। बिल्कुल, बाजार सुबह से मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है और मजबूती हफ्ते के पहले दिन 10,930, जो पिछले हफ्ते हमने 4 बार वहां पर जाकर नॉक किया, पार नहीं कर पाए, आज खुले और उसके बाद फिर से फिसले नहीं। ये सबसे बड़ी बात। एक बार 10,930 को पार किया, उसके बाद पूरे दिन भर हम उसके ऊपर है। सेंसेक्स भी मजबूती के साथ डबल सेंचुरी मारकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में 60 अंकों की मजबूती, तो अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये कारोबार की तेजी इसलिए मायने रखती है कि रुपया कमजोर है, उसके बावजूद बाजार मजबूत है। क्रूड $62 के आसपास है, फिर भी बाजार मजबूत है। और इस मजबूती में सबसे ज्यादा योगदान है फार्मा और आईटी जैसे डिफेंसिव शेयरों का। पिछले हफ्ता फार्मा शेयरों के लिए खराब रहा था, आईटी शेयरों के लिए खराब रहा था, लेकिन आज हफ्ते की शुरुआत में ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। रुपया कमजोर जरूर है, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी जरूर आई और अब $1 का दाम $71.24 के आसपास आपको नजर आएगा। कोटक महिंद्रा बैंक एक और शानदार तिमाही इस बैंक के लिए, बेहतरीन रिजल्ट्स पेश किया और स्टॉक 1.5% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फटाफट से आपको ये बता देते हैं कि अगले 1.5 घंटे में फाइनल ट्रेड में क्या खास रहेगा। शुरुआत हम करेंगे कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के साथ ही हम आपको बताएंगे खबरों वाले स्टॉक्स 2:10 पर। 2:15 पर आपको बताएंगे कि आज बचे हुए सत्र के हिसाब से कौन से रिजल्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्टॉक्स पर आपको कैसे ट्रेड लेना है। 2:25 पर इंडिया का बायबैक होगा फेल, क्योंकि स्टॉक काफी उथल पुथल भरा रहा है पिछले 2-3 सत्रों से स्पेशली, तो इसके बायबैक का गणित आपको समझाएंगे। 2:30 पर BTSCT कॉल्स होंगी, साथ ही होगी निफ्टी बैंक निफ्टी पर एनर्जी की स्ट्रैटेजी। एशियन पेंट्स के कल रिजल्ट्स आएंगे, कैसे रिजल्ट्स ले सकते हैं, रिजल्ट से पहले आपको ट्रेड कैसे लेना है, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही हेवल्स TVS मोटर्स के नतीजों को लेकर के एक्सपेक्टेशंस है वो भी समझाएंगे और बैन से बेनिफिट तो होगा ही। लेकिन श्रेय इंफ्रा को देखते हैं, 5% के जोरदार उछाल के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इनफैक्ट सुबह एनर्जी आपने जिक्र भी किया था कि कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है। आज शो का पहला सवाल, पहला कवरेज इसी स्टॉक पर था जब हम बात कर रहे थे कि भाई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कोई बड़ा ऐलान आ सकता है। वो ऐलान फाइनली आ चुका है। ऐलान आ चुका है और फटाफट से आपको खबर बता भी दे कि जो श्रेय इक्विपमेंट का लीज कारोबार है वो श्रेय इक्विपमेंट से अलग होगा और श्रेय एसेट जो दूसरी सब्सिडरी है उसमें इसको मर्ज किया जाएगा। कंपनी ने ये कहा है कि इस डीमर्जर को वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वैल्यू अनलॉक हो। हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बदलेगा किसी भी कंपनी का, लेकिन आप देखिए इस खबर के आने के बाद स्टॉक में जोरदार एक्शन बना है। दिन के ऊपरी स्तरों पर ये आके कर रहा है ट्रेड। सबसे पहले जी बिजनेस ने सुबह आपको एक खबर बताई थी कि आज बड़ी अनाउंसमेंट तो होने वाली है, लेकिन डीमर्जर से जुड़ी हुई अनाउंसमेंट हो सकती है। ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले सुबह आपको जी बिजनेस पर दी गई थी। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ फटाफट से एक बार राय ले लेते हैं श्रेय इंफ्रा पर, उसके बाद मानसी के पास चलेंगे और ट्रिगर्स की बातचीत करेंगे। राकेश बंसल, कुणाल सरावगी, राजेश पलविया और आशु मदान हमारे साथ मौजूद हैं। कुणाल जी, फटाफट से आपकी राय श्रेय इंफ्रा पर 5% ऊपर है। देखिए बिल्कुल दीपाली, आज एक इसमें अच्छा पुलबैक देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें देखिए जो सबसे बड़ी चुनौती चार्ट पर है वो ₹37.25 पर है। ₹35.30 का भाव फ्यूचर्स में अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है एक बार 37.25 की अड़चन पार हो तब इसमें हम ये कहेंगे कि एक टर्न अराउंड हो गया है। अदरवाइज इसका चार्ट तो बेहद कमजोर है और लगातार ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करता रहा है। तो मुझे लगता है कि आज की तेजी से प्रभावित होकर खरीदारी की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 37.25 का भाव टूटेगा तब इसमें खरीदारी की राय देखें। ठीक है, ₹37 के ऊपर निकलेगा टिकेगा तो खरीदारी का मूड बनेगा। अभी कुछ नहीं करना है आपको श्रेय इंफ्रा में, हालांकि स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर है। लेकिन सीधे चलते हैं मानसी के पास और जान लेते हैं बचे हुए सत्र के लिए और कल के हिसाब से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स क्या हैं। बताइए मानसी। जी बिल्कुल दीपाली, यूएस का बाजार आज मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे मना रहा है और इसी के चलते आज यूएस के बाजार बंद रहेंगे, लेकिन भारतीय बाजार के लिए इसका इम्पैक्ट जो है वो कल देखने को मिलेगा। तो कल के दिन यूएस के बाजार से हमें कोई क्यूज नहीं दिखेंगे। साथ ही NHPC, इस कंपनी की कल बोर्ड बैठक है, आज बोर्ड बैठक है जहां पर पूंजी जुटाने को सोच विचार किया जाएगा। साथ ही अगर नतीजों की बात करें, एमटेक ऑटो, कोरो इंटरनेशनल, हिंदुस्तान जिंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसी कंपनियां अब भी आज ही के दिन अपने नतीजे पेश करने वाली हैं। तो आज बचे हुए सत्र में
हमें इन नतीजों का भी इंतजार रहेगा। बात करते हैं कल से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आगाज होने जा रहा है। आपको बता दें शुक्रवार तक ये फोरम जारी रहेगा और डावोस में चल रहे इस फोरम में साइंटिस्ट, सीईओज कई कंपनियों के और साथ ही एकेडमिशियंस भी आएंगे और अपनी शिरकत करेंगे। लेकिन आपको बता दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोटेक्शनिज्म, क्लाइमेट चेंज जैसे अहम मुद्दों पर इस फोरम में बातचीत होने की पूरी संभावना है, तो इस फोरम पर भी हमारी नजर होगी। और नतीजों की अगर बात करें, एशियन पेंट्स, एलेंबिक फार्मा, टीवीएस मोटर्स, हैवेल्स, श्री सीमेंट जैसी कंपनियां कल ही के दिन अपने नतीजे पेश करेंगी। ठीक है, शुक्रिया मानसी आपका ये ट्रिगर्स बताने के लिए। तो रिजल्ट्स का एक्शन काफी रहेगा कल भी। कल कई दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आने हैं। राकेश बंसल, कुणाल सरावगी, राजेश पलविया हमारे साथ मौजूद हैं। इनको शो में शामिल करते हैं और आशु मदान भी हैं। आशु जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो आप ही बताइए, पिछले हफ्ते आप 11,000 की बात कर रहे थे, आज तो फ्यूचर्स में पहुंच गया निफ्टी 11,000, अब क्या करना है? हाँ जी दीपाली, मुझे तो आज आपसे बहुत सारी बात करनी है, अनिल जी से भी बात करनी है। थोड़ा अनिल जी से बोलिए, अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए होगा मेरे को। अरे आपको इंटरप्ट कौन करता है? किसकी हिम्मत है जो आपको इंटरप्ट करे? जो आपने नहीं अनिल जी, सबसे बड़ी बात तो देखिए, अभी भी मैं निफ्टी में बिल्कुल ठीक है, 11,000 दीपाली आ गया और अभी भी मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल आ सकते हैं। तो जो हमने बुल स्प्रेड बनाया था वो कंटिन्यू रखना है और मुझे लगता है कि 11,000 और 11,100 के बीच में कहीं जाएगा तो उस बुल स्प्रेड को टर्मिनेट कर सकते हैं या स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कंटिन्यू रखना है। दीपाली में बार बार बोलता हूं कि जो शॉर्ट, अभी आज मैं बहुत सारे शॉर्ट आइडियाज भी शेयर करने वाला हूं दीपाली, जो कि मैंने अभी पिछले 1 घंटे में या 2 घंटे में काफ़ी निकाले हैं और कुछ सुबह क्लाइंट्स को भी दिए थे। बट उससे पहले मैं ये बोलता हूं कि बार बार अगर शॉर्ट करना है तो स्टॉक्स करने हैं, अगर लेना है लॉन्ग करना है तो निफ्टी। लोग अभी भी क्या करते हैं, निफ्टी पे गुस्सा निकालते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बार बार ये समझाने की कोशिश करता हूं, बट समहाउ आई थिंक वो लिक्विडिटी या वो सामने होता है या बहुत ईजी ट्रेड लगता है, इसलिए वो करते हैं। अनिल जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो आप लोग सुबह डिस्कस कर रहे थे अबाउट मार्जिन्स, शुभम के साथ भी। तो मैं बहुत टेम्प्टेड था उस वक्त पार्टिसिपेट करने का, बट इंसिडेंटली आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट शो। बट अनिल जी, मार्जिन बढ़ने से जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आया है वो ऑप्शन सेलर को आया है। करेक्ट। और इस मार्केट ये एक मंदी का साइन, ये एक मंदी का साइन है। अनिल जी, आप पूछेंगे कि मंदी का साइन कैसे है? हम जैसे बहुत लोग हैं सर जो ऑप्शंस बेचते थे और बेचते हैं। अब अगर ऑप्शन में कम बेच पाऊंगा तो सर शॉर्ट कवरिंग भी कम आएगी। तो ये जो नेगेटिव है सेलर्स के लिए है। अगर सेलर्स के लिए नेगेटिव है, अगर मैं 10 बेचता था तो 5 बेचूंगा, तो शॉर्ट कवरिंग भी कम हो जाएगी। तो विच इज नॉट ए गुड साइन फॉर बुल्स। ये मंदी का साइन है, ये तेजी का साइन नहीं है। तो ये मैं इसको इस तरह से परसीव करता हूं। बाकी देखते हैं कि कैसा होता है, क्योंकि मार्जिन कंटिन्यूसली पिछले 3-4 महीने में बढ़े हैं और वो उससे जो नेगेटिव इफेक्ट आया वो ऑप्शन सेलर्स को आया है। नहीं, उसमें आशु जी एक चीज है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था। सुनिए, उसमें एक चीज ये बात सही कि ऑप्शन राइटर को ज्यादा नुकसान है, लेकिन ओवरऑल मार्जिन सभी जगह बढ़े हैं, तो ऑप्शन राइटर के लिए जरूरत से ज्यादा बढ़े हैं। तो फिर ऐसे में तेजी की हो या मंदी की हो पोजीशन, लोगों का पार्टिसिपेशन तो कम होगा, दोनों तरफ वॉल्यूम और लिक्विडिटी पर असर पड़ेगा। बिल्कुल सर, काम पे एज ए ब्रोकर ये हमें पता है कि हमारे काम पे पिछले 2-3 महीने से असर है और बिल्कुल असर पड़ रहा है। और अनिल जी, एक और आपने बड़ा वैलिड पॉइंट बोला था जो आप अपने गुरुकुल में भी कवर कर सकते हैं। क्योंकि आपने कहा था कि अगर मैं एक कॉल लेता हूं और एक कॉल बेचता हूं तो मेरा लॉस हो ही नहीं सकता इससे ज्यादा, तो सेबी उसमें मार्जिन क्यों लेता है? बट उसमें अनिल जी, अगर मैंने 11,000 की एक कॉल ली और 11,100 की बेची हुई है, आप मेरे को 11,001 जो मेरी लॉन्ग कॉल है वो मैं कभी भी ड्यूरिंग द डे स्क्वायर ऑफ कर सकता हूं और वो मेरा जो शॉर्ट वाला है वो रह सकता है। तो सेबी के पास या अभी भी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इसको एक पेयर ट्रेड की तरह लेके अगर लॉन्ग तभी कटेगा अगर शॉर्ट भी कटेगा। बट ये मुझे लगता है कि सर ये टेक्निकली और लीगली पॉसिबल नहीं है, शायद इसलिए इस पे रोक नहीं लग सकती। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं भी अपने क्लाइंट से ये डिस्कस करता हूं कि जब एक लॉन्ग कॉल कर ली, एक शॉर्ट कर ली, तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे को लॉस नहीं हो सकता। लेकिन उसमें अगर मैंने लॉन्ग काट ली बीच में तो शॉर्ट रह गई तो क्या होगा? तो आई थिंक ये मैकेनिज्म या तो उस तरह का कोई सॉफ्टवेयर बने या कोई ट्रेड ही उस तरह का बने तो हो सकता है। सर, तो 2 चीजें मुझे क्लैरिफाई करनी थी सुबह की डिस्कशन में। ठीक बात है। तो चलिए और कुछ स्टॉक्स, कमिंग बैक टू कुछ स्टॉक्स की बात कर ले क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। स्टॉक्स पे भी मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। स्टॉक्स आप अपनी लिस्ट तैयार रखिए, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ स्टॉक्स को लेकर। उससे पहले से इंफ्रा का मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो थोड़ी देर में हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉल जिस पर बात करना जरूरी है कुणाल जी से, वो मैं करके फिर आपके पास आ रहा हूँ। वो है जैन इरिगेशन। सुबह सुबह जैन इरिगेशन, कुणाल जी आपने बेचने की राय दी थी क्या?
बिल्कुल अनिल जी, बेचने की राय दी थी अरे मैंने, बेचने की राय दी थी, irrigation, उस धोने की समय राय भाव दी थी, कोई- इसकी तो धुलाई हो गई है, मतलब इस तरह से ये गिरेगा, ये मतलब अंदाजा था क्या आपको? नहीं, मुझे भी अंदाजा नहीं था अनिल जी कि 60 रुपए हो जाएगा। मुझे लगता था कि 61 रुपए के आसपास जाएगा। हालांकि जब मैंने सवेरे कॉल दी थी तो मैंने कहा था कि 59 तक जा सकता है, लेकिन इतनी जल्दी चला जाएगा इसका अनुमान नहीं था। स्ट्रक्चर तो बेहद कमजोर है, तो आप जानते हैं। बिल्कुल, आज का टॉप लूजर है साउथ इंडियन बैंक के बाद। साउथ इंडियन बैंक में तो समझ में आता है कि चूंकि रिजल्ट ही खराब आए तो उसका तो पिटना स्वाभाविक था, लेकिन जैन इरिगेशन 7% गिरा और 61 रुपये 50 पैसे टारगेट टू हिट करवा दीजिए भाई। आज एक तो बड़ी कंजूसी से कॉल दी, कुणाल जी ने सुबह सुबह एक ही कॉल दी, मेरे ख्याल से बंसल जी ने तो एक भी नहीं दी आज, और एक दी, लेकिन बस ये है, इसको कहते हैं क्वालिटी। कॉल भले एक आई हो, लेकिन एक ही सुपर हिट। बिल्कुल 65 रुपये वाला स्टॉक अब 60 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, ये है दमदार कॉल इस वक्त। अच्छा, आगे बढ़ो उससे पहले फटाफट राजेश जी, राजेश पालीवाल साहब भी हमारे साथ आ गए हैं स्टूडियो में। एक बार जल्दी से इस पर राय दे दीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट आने के बाद स्टॉक मजबूत है अभी भी। जो लगातार आशु जी भी कहते थे कि देखिए इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीद के रख लीजिए, ये जो भी स्टेक का और वो जो चल रहा है आरबीआई के साथ विवाद और जो कोर्ट केस चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, और स्टॉक देखिए रिजल्ट के बाद भी बड़ा मजबूत है। बताइए क्या करना है यहाँ पर? मुझे लगता है अभी भी होल्ड रखना चाहिए। जिस तरीके का मोमेंटम देखा है और रिजल्ट के बाद स्टॉक ने जिस तरीके की मजबूती दिखाई है, तो मुझे लगता है और मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक मुझे लगता है 1300-1320 के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। सो अभी यहाँ से जिनका भी करंट लेवल पे पोजीशन होल्ड है, उन्हें यहाँ से 1235 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए और पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। मुझे लगता है 1300-1320 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फ्यूचर, ये फ्यूचर के 1235 स्टॉप लॉस, जी हाँ, और 1300-1320 तक के टारगेट पे। बंसल जी, SREI इंफ्रा, सुबह कुणाल जी तो बोल रहे थे कि 37 रुपये के ऊपर नहीं, सिमी जी बोल रही थी शायद 37 के ऊपर ही तेजी करनी है। स्टॉक देखो कहाँ तक गया, ऊपर में 36 रुपये तक तो गया, अभी भी 35.5 के आसपास है, 5% मजबूत है। खबर आ गई है बाहर, खबर आने के बाद खरीदना है, बेचना है, या नोटा है आपका? देखिए अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है जिसने लिया हुआ है वो फॉर द टाइम बिंग होल्ड करे 34 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ, और नई तेजी के लिए अनिल जी थोड़ा रुकना चाहिए। अगर आज ये स्टॉक 37 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग देता है तब इसको ओवरवेट होकर खरीदना चाहिए, और बाई चांस आज खबर आने के बाद भी स्टॉक 37 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता और इन्हीं स्तरों के आसपास क्लोज होता है, तो जिन्होंने लिया हुआ है वो 34 रुपीज का स्टॉप लॉस भूल के इन्हीं, अगर 35 रुपए के अराउंड की क्लोजिंग आ रही हो तो एग्जिट करना चाहिए। फर्दर खरीदारी 37 के ऊपर करनी चाहिए, और एज ऑफ नाउ आज के लिए 34 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। अगर होल्ड करें। अब आशु सर, अब आप अपनी स्ट्रेटेजी है, पहले अगर इंडेक्स वाली कोई देनी तो पहले एक बार इंडेक्स के निपटा दो आप। हाँ सर, इंडेक्स वाली भी है सर। हाँ, पहले दे दो वो। सर इंडेक्स वाली है सर, निफ्टी को अभी भी लॉन्ग करके चलना है, और उसमें अगर किसी ने नया स्प्रेड बनाना है, सर हम कई बार पुराने स्प्रेड्स की बात करते हैं, कोई मिस कर देता है, कोई बुक कर लेता है, तो वो जरूर पूछता है कि अब क्या करना है। तो अब सर 10,900 की एक कॉल लेनी है और 11,100 की 2 कॉल्स बेचनी है। ये 40 से 45 रुपए का स्प्रेड बन रहा है, तो वर्चुअली हो गया 11,940 या 945 पे आप निफ्टी लॉन्ग है और इन द मनी लेके, और ये 11,250 तक सेफ है, 11,250 तक, 11,250 60 तक सेफ है। तो मुझे लगता है इस स्ट्रैटेजी से निफ्टी में अभी भी लॉन्ग रहना चाहिए। पुराने स्प्रेड्स आप काटते जाए और नए को बनाते जाए या शिफ्ट कर सकते हैं। तो अनिल जी, ये निफ्टी की स्ट्रैटेजी है कि निफ्टी अभी भी बाय एट डिप्स है, लेकिन लेना ऑप्शन से अनिल जी, क्योंकि कब ये रैली टर्मिनेट हो जाएगी ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि निफ्टी में अभी भी जो मैंने कंपोनेंट बताया वो शॉर्ट का कंपोनेंट है, इसलिए वो लेके जा रहा है। अब अनिल जी स्ट्रैटेजी के बाद मैं स्टॉक्स अभी आपने कोटक की बात की। रुके 10,900 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है, बराबर है? हाँ जी, हाँ जी। और 11,100 के 2 कॉल ऑप्शन बेचने। बिल्कुल सर। ठीक है, टोटल लगेंगे 45-50 रुपए इसमें। बिल्कुल सर, 10,900 का रेट है इस वक्त। हाँ बताओ। बिल्कुल 157, कितना? 10,900 कितना? 157। ओके, और 11,100 54, खाली 54 रुपए, 54। हाँ, तो 110 ये हो गए, 57। तो 54 बेचते हैं तो सर 108 रुपए आपको आ जाएंगे। हाँ। तो ये 49 रुपीज में स्प्रेड बन रहा है। 50 रुपए राउंड फिगर रख लेते हैं, चलो याद आसानी से रहेगा। अच्छा, बिल्कुल 50 रुपए। किस लेवल पर हाईएस्ट मुनाफा होगा और कितना?
सर ये इसका जो पीक प्रॉफिट है वो 11,950 से लेके 11,250 तक प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है सर। जितने भी मैं स्प्रेड बनाता हूं सर, अब ये 50 रुपए, जितने भी 30, 20, 40 रुपए के बनाए हैं, जब उसमें डबल ऑलमोस्ट 30-40 रुपए ऐड हो जाते हैं तो अक्सर लोग स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। तो अब ये जो 50 रुपए में स्प्रेड बना रहे हैं, इसका पीक प्रॉफिट तो सर एक्सपायरी पे पता चलेगा कि कहां होगा, लेकिन अक्सर ये क्या होता है कि जब 70-80 रुपए हो जाता है, 25-30 रुपए इसमें डल जाते हैं तो लोग बुक कर लेते हैं। ठीक बात तो वो है। स्ट्रैटेजी भी अच्छी है कि कंटिन्यूसली बुकिंग करते रहनी चाहिए। अगर आप सेफ्टी पूछते हैं तो सर 11,250 तक है, वहां तक मार्केट नहीं लगता मुझे इस एक्सपायरी तक, चाहे कुछ भी कर लीजिए। ठीक बात है, 11,250 तो दूर है, अभी तक तो हम इतने ख्वाब देख भी नहीं रहे। मैं तो 11,150 ही बहुत है, 11,150, 11,200 मिल जाए उतना भी काफ़ी है। तो ये तो आपकी हो गई स्ट्रेटेजी इस वक्त ऑप्शन की। आइए अब मैं आपसे स्टॉक्स की करूं उससे पहले हाँ, स्टॉक्स में एक बार ये बता दो कि कौन से स्टॉक्स अभी फ्रेश वाले कोई है, या पहले एक बार रिव्यू करना आपकी जो है, उस दोनों में से पहले क्या करना है? सर आप जो बोले तो पहले रिव्यू करा दो। रिव्यू करने हैं और कुछ फ्रेश वाले भी हाँ, आप जो पहले रिव्यू करा दो। रिव्यू में कहीं आपको लगेगा कि ये अच्छा, बंद करनी, ओके। तो लोगों की सर- जगह भी हो जाएगी, पैसे भी थोड़े हाथ में आ जाएंगे तो ट्रेड कर रहे हैं। तो पहले रिव्यू करो आप। अच्छा ठीक है। सर कोटक की स्ट्रैटेजी 12,1300 की कॉल, 1200 और 1300 वाली कॉल का बुल स्प्रेड कंटिन्यू रखना है। कोटक मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी 2019 की पिक है, पेशेंसली डिलीवरी भी उठानी है, वो 30-40 रुपए ऊपर नीचे होगा। प्रिसाइजली इसी रीजन से मैंने स्प्रेड दिया था। और अनिल जी, ब्यूटी ऑफ दिस स्प्रेड 1200-1300 का था कि जब कोटक 1250 से 1210-15 आया था तो भी ये स्प्रेड प्रॉफिट में था, आज भी ये स्प्रेड प्रॉफिट में है। तो कोटक कंटिन्यू रखना है। एक्सिस 650-700 कंटिन्यू रखना है। आईसीआईसीआई बैंक सर थोड़ा सा ऊपर का स्टीम टूटा है, मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में अब शायद जो आउट परफॉर्मेंस थी नहीं आएगी, लेकिन जो हमने बुल स्प्रेड बना रखा है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 370-390 1:2। सो मुझे लगता है कि कंसोलिडेट करेगा, खराब नहीं है, लेकिन जो मैं सोच रहा था एक बहुत बड़ा स्पर्ट आएगा वो अवेलेबल नहीं है। चौथा कॉल है अनिल जी डीसीबी का। डीसीबी अगर मैं डिम्पी की लैंग्वेज में बोलूं, रोज नीचे खुलता है और डे एंड पे ऊपर बंद होता है। ये डिम्पी की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ये कह रहा है आपको कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे रोज गैप डाउन खुलवा लो नेगेटिव न्यूज से, लेकिन ये कह रहा है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा। तो डीसीबी भी ऐसा स्टॉक है सर जो डिलीवरी के लिए पेशेंटली लॉन्ग रखना चाहिए। ये चारों स्टॉक लॉन्ग है। और सर एक पिछले फ्राइडे को हमने येस बैंक का खत्म करवा दिया था, उसके बाद येस बैंक कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है और मुझे लगता है और भी डाउन जा सकता है, बट मैं फ्रेश सेल नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन हमने 204-5 पे येस बैंक से निकलवा दिया था। बिल्कुल। कि अब ये इसमें जो एक रैली थी वो खत्म हो गई है, बिल्कुल, बट निकलवाने येस बैंक वाला अभी मैं भी था। सर अब मुझे खराब लग रहा है येस बैंक। ठीक है, नहीं तो एक मिनट, वो फ्रेश ट्रेड अभी मैं आपसे लूंगा। तो अभी आप ये कह रहे हो कि कोटक महिंद्रा बैंक बुक कर लिया जाए कि ओपन रखें? सर ओपन रखे, बिल्कुल ओपन ओपन रखे। रखिए। कोटक महिंद्रा बैंक में कोई आईसीआईसीआई टेंशन नहीं है। बैंक थोड़ा ठंडा पड़ गया, ओपन या क्लोज? आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सर एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ओपन रखिए। Open। अनिल जी, चाहे निफ्टी हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, अगर ये ऑप्शंस के ट्रेड नहीं होते, तो अगर ये स्प्रेड नहीं होता, मैं बार बार बोलता हूं, ये ऊपर खुल के नीचे, ऊपर खुल के नीचे, ऊपर खुल के नीचे, ये आपको प्लेन वनीला फ्यूचर वाले को पैसे नहीं बनाने देगा। ये बनाने देगा या डिलीवरी वाले को या ऑप्शन स्प्रेड वाले को, जो कि शांति से बैठ सकता है। अगर कोटक बैंक किसी ने 1250 में लिया होता सर, 1210 में मैं गारंटीड बोलता हूं 9 आउट ऑफ 10 का स्टॉप लॉस हो चुका होता। लेकिन हमने ऑप्शन से बनाया था, नहीं कटा। सेम एक्सिस का ऑप्शन से बनाया हुआ, नहीं कटा, और चलते रहना चाहिए सर। ये परफेक्ट है। अच्छा, अब मैं आपसे नए ट्रेड लूंगा। नए ट्रेड की आप लिस्ट तैयार कर लो पहले फटाफट। उससे पहले बंसल जी की भी तो रिव्यू करनी है। रिव्यू तो सबकी करनी पड़ती है, यहाँ पर तो बहुत काम कितना है। आइए बंसल जी, जरा तैयार है आपकी रिव्यू प्रोसेस? हाँ अनिल जी तैयार है एकदम। बताइए सर। अनिल जी, एनआईटी टेक रिकमेंड करा था 1215 पर, 14 जैन को बड़े बड़े टारगेट दिए थे। 1280 का सेकंड टारगेट आज अचीव हुआ है अनिल जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज रिकमेंड किया था अनिल जी फ्राइडे को आपके साथ ही चलते बंसल चलते। जी, वो टारगेट 2 अचीव होने में टारगेट 2 वाली सील क्या थोड़ी अंदर पड़ी रहती है? टारगेट 1 की तो जल्दी बाहर रहती है, टारगेट 2 ज्यादा अचीव होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उसको थोड़ा हम अलग पहले सील लगवा दें। तो टारगेट 2 की एनआईटी टेक की सील, एनआईटी टेक में टारगेट 2 अचीव, बिल्कुल चार्ट कॉर्नर की सील है अनिल जी। हाँ? चार्ट कॉर्नर की सील है। चार्ट कॉर्नर की, ठीक है। चार्ट कॉर्नर की सील है। ठीक है, डन। सील तो एक ही है सर, अनिल जी, तो आपका कॉर्नर अलग अलग हो सकता है, सील तो सेम है। टारगेट 2 बस। ओके, ये तो हो गया एनआईटी टेक। दूसरा कौन सा है? अनिल जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज रिकमेंड किया था
84 के अराउंड फ्राइडे को चलते चलते, और एक ही टारगेट दिया था 1225 का। करेक्ट। और ये बोला था कि ये टारगेट्स मंडे में अचीव होंगे, तो वो टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज में अचीव हो चुके हैं। यार ये तो सबसे बेस्ट कॉल था उस दिन, है ना। मैं बताऊं ईमानदारी से, मुझे लगा नहीं था कि आपका ये टारगेट आ जाएगा। मैं सोचा था कुणाल जी, बंसल जी थोड़ा जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो गए। 4% बढ़ा हुआ भी हाँ 4% बढ़ा हुआ था, बड़ा बोल्ड कॉल था। ये सेम वैसे ही बोल्ड कॉल था जो कुणाल जी ने स्ट्राइट सार को में दिया, स्ट्राइट शासन में दिया था। स्टार फार्मा में जब वो दिया था 500 के आसपास, तब भी 4% बढ़ा था और उसके बाद 520 हुआ था। तो चलिए, रिलायंस इंडस्ट्री का भी बहुत शानदार कॉल आप करा। और बताइए और क्या क्या है। अनिल जी, एचडीएफसी बैंक रिकमेंड किया था 17 जनवरी को 2130 के अराउंड है। यहाँ पर 2170 का पहला टारगेट दिया था, वो टारगेट अचीव हो चुका है। एचडीएफसी बैंक में दूसरा या पहला? एक अनिल पहला टारगेट अनिल जी, वो भी 40 रुपए ऊपर था। डन हो गया सर। और बताओ नेक्स्ट। इस बीच में अनिल जी, भारतीय एयरटेल रिकमेंड किया था 342 पर, उसका सेम डे 334 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। हाँ, उसको लेके लोग बहुत मैसेज आए होंगे ना आपके पास। अनिल जी देखिए, मैसेज इसलिए आ रहे हैं कि लोगों ने स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं करा, और उस दिन भी किसी ने मुझसे ट्विटर पे पूछा था, तो मैंने बोला था स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना चाहिए। नहीं ठीक बात है। देखिए ये है ना, स्टॉप लॉस खाली है ना, हम ऐसा कहने के लिए नहीं कहते हैं। स्टॉप लॉस पक्का लगाना जरूरी है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि किसी कंपनी का रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद नेक्स्ट डे है ना बड़ा गैप से ऊपर नीचे खुल जाए, तब तो अलग बात है। भारतीय एयरटेल में तो सेम डे हो गया, मैंने भी वो पढ़ा था। तो ऐसा देखिए 100% मान के चलिए, अगर 5 कॉल देंगे तो उसमें एक आध तो गलत हो ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है ताकि बचे हुए ट्रेड में आप पैसा बना सकें। ओके बंसल जी, और कोई रिव्यू बचा है आपका या डन? हाँ नहीं जी, एक स्टॉक हमने रिकमेंड किया था सोलारा एक्टिव फार्मा, मैंने और कुणाल जी ने 338 के अराउंड जी। उसके बाद ये 348 जाके आया था, तब स्टॉप लॉस 320 का दिया था। तो यहाँ पर अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 330 पे लेके आना चाहिए। 330 का आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब 320 की बजाय 330 का स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। कुणाल जी का भी कोई अपडेट हो तो बता, पूछ लीजिए सर, आपके पड़ोस में बैठे हैं। नहीं जी, हमारे सारे अपडेट राकेश जी ने दे दिए हैं। अच्छा जॉइंट में। अच्छा corners अच्छा, तो मतलब सारे सील लगाने वाले तो राकेश जी ने दिए, स्टॉप लॉस वाले वो मैं दे दिया करूंगा। वो आपके लिए छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस खाली एक भारतीय एयरटेल में, बाकी सब में टारगेट्स हासिल हुए हैं। ये सारे स्टॉक्स हैं आपके लिए। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं रिकमेंडेशन की। चलिए, सबसे पहले आशु सर बताइए कौन सा स्टॉक रिकमेंड करना चाहते हैं? अनिल जी, एक दो सेक्टोरल थीम भी बात करनी है और स्टॉक्स की बात भी करनी है और 2-3 स्टॉक्स की बात भी करनी है। ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा 5 मिनट आपसे चाहिए होंगे। हाँ, एक एक करके तो आप पहले क्या बताओगे? पहले भी बोल चुका हूँ, जो जुबिलेंट फूड है ये सर, पहले बता रहा हूं मैं, जुबिलेंट फूड। ठीक है जी, मैंने पिछले 15 दिन या लास्ट मंथ भी बात की थी कि ये जो कॉन्सेप्ट है जुबिलेंट फूड का, मुझे इस कॉन्सेप्ट पे खतरा लग रहा है और आने वाले टाइम में आप इसको जुबिलेंट फूड को काफी लोअर लेवल पे देख सकते हो। एंड अनिल जी, आप अपने सारे घर में देखते होंगे, अपने आसपास देखते होंगे, पहली अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे जो डोमिनोज पिज्जा आता था, और डोमिनोज का सबसे बड़ा जो बेसिकली जो यूएसपी था वो डिलीवरी थी। और ये धीरे धीरे सर, अब मुझे याद नहीं कि लास्ट डोमिनोज कब आया था, और वो स्विगी, उबर ईट, जोमेटो ये सब रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में सर, मैं इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि ये धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट जो है ये खतरे में आ रहा है। और जब तक अगर ये कुछ मेजर चेंज नहीं करेंगे, जो मुझे लगता नहीं है, ये अगले 2-3 क्वार्टर 4 क्वार्टर में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और ये मैं पिछले 1250 से इसमें शॉर्ट पहले भी कॉल दी थी, आज भी 1220 पे कॉल दी थी, पर मुझे ये लगता है ये 20-30 रुपए नहीं, ये लंबा जा सकता है। तो मेरा पहला शॉर्ट आइडिया जो है जुबिलेंट फूड है। सर ये कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं दे सकता। अगर किसी को अभी बेचना है या एट राइस बेचना है या बियर स्प्रेड बनाना है, इसमें थोड़ा सा मतलब मैं और आइडियाज शेयर करूंगा, बट ये कॉन्सेप्ट है सर कि मुझे खराब लगता है जुबिलेंट फूड। बेसिकली अभी आप व्यू दे रहे हो। जो सेक्टर है वो है एंटरटेनमेंट। हाँ ठीक है सर, नहीं शॉर्ट कॉल भी है सर, व्यू भी नहीं है, ये व्यू शॉर्ट कॉल है। ये शॉर्ट कॉल है सर, इसमें जुबिलेंट फूड बेचना ही है। रुको ना, ये है कि इसमें स्टॉप लॉसेस शायद थोड़े डीप रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, एक मिनट आशु सर, हमारे पास हर तकलीफ का इलाज है, आप चिंता मत करिए। आइए कुणाल जी, लिमिटेड इंटरवेंशन के साथ शॉर्ट कीजिए जुबिलेंट फूड को। सब है, सब कुछ यहाँ पे, कोई टेंशन मत लीजिए आप। कुणाल जी है ना, बताइए कुणाल जी।
अनिल जी स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1225 के आसपास 1225। मैं बिल्कुल सहमत हूं आशु जी से। ब्रेकडाउन आज के चार्ट पर भी दिखता है, जो ये कह रहे हैं बिल्कुल वो चार्ट पर भी नजर आ रहा है। और 1225 के स्टॉप लॉस से मैं भी सहमत हूं, बेचना चाहिए। अगला सपोर्ट 1100-1125 के आसपास है, तो बड़ा टारगेट है, बिल्कुल बेचे मौजूदा स्तरों पर जुबिलेंट। ओके चलिए, हो गया काम। अब दूसरा वाला बताइए। बिल्कुल सर, दूसरा मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी मुझे कॉन्सेप्ट में खतरा लग रहा है, और सन टीवी ने पहला सिग्नल दिया है। सर ये जितना जो ये नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और ये सब जो रिप्लेस कर रहे हैं कंटेंट में, सन टीवी में हमने गिरावट देखी। मुझे लगता है कि इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं वो गिर सकते हैं, और भी ज्यादा गिर सकते हैं आने वाले टाइम में। एक और स्टॉक है अनिल जी जो मैं शॉर्ट कॉल दे रहा हूं, और इसके लिए भी कुणाल जी से डेफिनेटली लिमिटेड इंटरवेंशन है। और जो इस एक्सपायरी का मुझे नया ओवरबॉट स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया, मेरा नया नाम है वो है। अरे रुकिए, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जो आप शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं, थोड़ा मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। मीडिया को आप एंटरटेनमेंट में रखते हैं या अलग रखते हैं, ये बता दीजिए। हम मीडिया इंडस्ट्री में तो हमें हमारा फ्यूचर तो पता चल जाएगा। सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा अनिल जी। हाँ अनिल जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये एंटरटेनमेंट को खतरा है, बिजनेस चैनल को नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी बिजनेस चैनल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर किसी को, आपको, मेरे को और कुणाल जी को सुनना है तो उसको चैनल पे आना पड़ेगा। वो नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार रिप्लेस नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली ठीक है। तो एंटरटेनमेंट भाई वो टीवी सीरियल पिक्चर वाले और जो सब ये उनको बेचेगा, मीडिया स्टॉक्स नहीं। डिस्क्लेमर के साथ जो आपका चहेता चैनल आप देख रहे हैं वो बिजनेस चैनल है, मीडिया चैनल है, तो इसको हल्के में ले, सीरियस एडवाइस के तौर पर न ले। सीरियस एडवाइस जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। अब बताइए कौन सा शॉर्ट करना है। सर मुझे लगता है इस एक्सपायरी का जो एक और ओवरबॉट स्टॉक निकल के आया वो है आईटीसी। सर ये 295-96 पे, अनिल जी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत बाइंग रिकमेंडेशन आई थी और वहां से किसी को भी एग्जिट नहीं मिला। मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक इसमें लोअर लेवल्स आ सकते हैं और ऊपर ये नहीं जाएगा। और इसमें लोग इंट्रा वीक, इंट्रा एक्सपायरी और शायद वो जो सबको एक लॉन्ग टर्म के लिए, पिक के लिए भी अच्छा लगता है, फंस गए हैं। तो इसमें भी कुणाल जी से लिमिटेड इंटरवेंशन चाहता हूं कि मैंने 292 पे शॉर्ट रिकमेंडेशन दी है। इसमें क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए कुणाल जी प्लीज? ये क्योंकि इस पे लिमिटेड इंटरवेंशन मेरा भी है। मैंने भी कहा था पहले कि रिजल्ट के पहले मैं आईटीसी पे काफ़ी बुलिश था, और गुरुवार को मैंने भी कहा था कि आईटीसी में से निकल जाना चाहिए, क्योंकि लीवर के रिजल्ट देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि आईटीसी के रिजल्ट उतने मजबूत नहीं हो सकते जितना हम सोच रहे थे। ये मार्केट परफॉर्मर रहेगा, मार्केट के साथ चलेगा, मार्केट के साथ गिरेगा। तो जो आउट परफॉर्मेंस यानी कि बहुत तोड़फोड़ भाग जाएगा, उसकी संभावना थोड़ी कम होगी। खत्म तो नहीं हो, कम हो गई। इसलिए हमने भी कहा था कि आईटीसी में एक बार की अगर आपने रिजल्ट के लिहाज से पोजीशन बनाई है तो निकल जाइए। कुणाल जी बताइए। देखिए अनिल जी, चार्ट उतने कमजोर अभी तक हुए नहीं हैं, तो आशु जी शायद प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन चार्ट पर अभी तक किसी तरह का कोई संकेत नहीं है। चार्ट पे संकेत बनेगा अगर ये 285 के सपोर्ट को तोड़ देगा। 285 आईटीसी के लिए एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस थी, जिसको इसने हाल में पार करके उसके ऊपर लगातार कई सेशंस तक ट्रेड किया है। तो मेरी राय में 285 के नीचे बेचें, बेहतर रहेगा। इन स्तरों पर मेरी बिकवाली की राय नहीं। ओके, फिलहाल 285 के नीचे बेचिए, ये ज़्यादा ठीक है। आगे कुछ कॉल सुनोगे, उससे पहले आज के स्टार परफॉर्मर पर फोकस करना जरूरी है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 दिन में 8%। हाँ, सुनने में लगता है 2 दिन में 8%, लेकिन वाकई में रिजल्ट के बाद 2 दिन में 8% भागना रिलायंस के लिए काबिल तारीफ है, क्योंकि आमतौर पर रिजल्ट के बाद इतना भागता नहीं। संदीप हमारे साथ हैं। कितने साल से रिलायंस के रिजल्ट ट्रैक कर रहे हैं संदीप? 10 साल के आसपास हो गए। ओहो, 10 साल, एक डिकेड से ज़्यादा। क्यों भागा है बताओ? देखिए अनिल जी, फास्ट मनी में फ्राइडे को भी बाय के तौर पे रिकमेंड किया गया था और आज भी किया गया था। दोनों दिन टारगेट हिट हुए हैं। आज भी दिया था? आज भी दिया था सर। क्या बात है, वाह। आज तो मेरी भी हिम्मत नहीं थी कि रिलायंस पे बाय कॉल दे दूं 5%। तो देखिए अमूमन ये राय होती है रिलायंस को लेके कि रिजल्ट्स के बाद ये चलता नहीं है। करेक्ट। और नंबर्स में अगर आप देखें ना, जो 10,251 करोड़ का मुनाफा आया था, जो शायद मैं आपको पहला रीजन बता रहा हूँ तेजी का, उसमें अगर आप देखें 1250 करोड़ से अन्य आय बढ़कर 2460 करोड़ हुई थी। तो अगर आप उसको निकाल दें तो हमारा जो अनुमान था 94.5 करोड़ का, उसी के आसपास ही मुनाफे के नंबर्स आए थे। तो फिर ये चल क्यों रहा है? देखिए इस बार जो ये चला है ना, नतीजों की वजह से नहीं चला है। जो कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की नतीजों के बाद, उस वजह से इसमें तेजी देखने को मिली है। देखिए एक का एक इन्होंने अपना जो डेट लेवल्स हैं वो रेस किए हैं। जियो को लेकर जितना भी केपेक्स इन्होंने किया है
उसको लेकर मार्केट बहुत ज़्यादा चिंतित था। मैं आप ही को सुन रहा था, अनिल जी आप कह रहे थे कि ये 800 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है, अभी सिग्निफिकेंट नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए में 800 करोड़ रुपए क्या होता सही है, बात है। लेकिन जो केपेक्स किया है इन्होंने जियो में, उसके बाद इनके जो डेट लेवल्स है, जो कर्ज है, वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आप Q3 के रिजल्ट्स के बाद देखिए, 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इनकी बुक्स पे है, $25 बिलियन के आसपास का। एक मिनट आपको रोकना पड़ेगा संदीप, मैं थोड़ा सा और वापस पहुंचूंगा। यूनियन बैंक के रिजल्ट आ गए ना, देखो सबसे ऊपर रिजल्ट है, रिजल्ट के ऊपर कुछ नहीं। 153 करोड़ ये मुनाफे का आंकड़ा है। नतीजे सबसे पहले आपको हमेशा मिलते हैं जी बिजनेस पर, सबसे पहले नतीजे फ्लैश हो रहे हैं जी बिजनेस पर, कहीं आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। नतीजे सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर आपको सबसे पहले नजर आएंगे। हमारी जो रिसर्च टीम है और हमारी जो टिकर टीम है सबसे तेज है, एकदम तुरंत नतीजे पर कर। ग्रोस एनपीए 15.57%। एक बार में हम फटाफट अनुमान निकाल लेते हैं कि ग्रोस एनपीए का क्या अनुमान था और उससे पता चल जाएगा। लेकिन पहला नतीजा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोस एनपीए का हमारा अंदाजा था 15.7%। अरे वाह, एग्जैक्टली वही आया है, हमारी उम्मीद के मुताबिक आया है भी। ग्रोस एनपीए का आंकड़ा तो परफेक्ट है, कोई खराब नहीं है। नेट एनपीए देख लेते हैं, थोड़ी देर में नेट एनपीए भी आ जाएंगे, पता चले 8.3% आए, नेट एनपीए बल्कि सुधरे हैं अगर सिक्वेंशियल बेसिस पर देखेंगे तो 8.42 के आसपास थे पिछली तिमाही में। ओके, तो नेट एनपीए थोड़ा सा बेहतर हुआ है। ओके, तो सुधार हुआ है। रिजल्ट खराब नहीं है। कुणाल जी चार्ट तैयार है, जल्दी से दोनों तरफ के गोल पोस्ट बताइए। यूनियन बैंक अनिल जी चार्ट तैयार है और इसमें एक सपोर्ट है जो कि 91 रुपए 75 पैसे के आसपास है, जिसको अभी अभी स्टॉक ने तोड़ा है। तो 91.75 ये बहुत क्रिटिकल लेवल है। 2-3 मिनट भी इसके नीचे ये टिक गया तो फिर यहां पर आपको 89 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर थोड़ा खराब हुआ है। 91.75 इस लेवल को ऊपर की ओर वॉच करना है। इसके ऊपर जब टिकेगा तभी इसमें स्टेबिलिटी वापस लौटेगी। ऊपर की ओर अगर ये 93.50 को पार करेगा तब इसमें मजबूती आएगी। तो अभी खरीदारी की राय नहीं है। 93 हाफ के ऊपर खरीदना है और 91.75 के नीचे इसको बेचना है। फ्यूचर के लेवल है ना ये सारे, फ्यूचर के लेवल्स में दे रहा हूं। 91.75 फ्यूचर लगाइए, कैश हटा दीजिए। यूनियन बैंक का फ्यूचर, कुणाल जी जब भी बोले सीधा फ्यूचर, कुणाल जी तो फ्यूचर की बात करते, पास प्रेजेंट की करते ही नहीं है। 90 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अभी अभी इसने अहम लेवल तोड़ा 89 ये है वो लेवल जहां तक नीचे फिसल सकता है। 91.75 के ऊपर टिका तो ही पहला संकेत मजबूती का आएगा, तब 93.50 तक जा सकता है। तो फिलहाल आप एक काम करिए, 89 नीचे में और 91.75 ऊपर में, ये दो गोल पोस्ट है, ये देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्या कुछ आता है। और प्रोविजनिंग आई है 3250 करोड़ से घटकर 1620 करोड़, ठीक दिख रहे हैं। सिर्फ मुनाफे का आंकड़ा एक्सपेक्टेशन से कम है। घाटे से मुनाफे में आने का तो अनुमान था, पर 300-400 करोड़ के मुनाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो 150 करोड़ आया। शायद ये वजह हो सकती है। आशु जी राय रखते हैं कुछ इस पे आप? सर बिल्कुल रखते हैं अनिल जी। इस एक्सपायरी में काफ़ी सारे पीएसयू बैंक्स ने बहुत सारी स्ट्रेंथ दिखाई थी और मैंने भी पीएनबी की कॉल भी दी थी 81 के अराउंड की डिलीवरी लेके रखनी है। बट जिस तरह से स्टेट बैंक ने जो आउट परफॉर्मेंस थी, जो 300 के ऊपर जिस तरह से वो तोड़ा और जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने वीकनेस दिखाई, मुझे लगता है कि सर ये पीएसयू बैंक्स फिर अभी खराबी की तरफ ही हैं। लेकिन बहुत कन्विक्शन ट्रेड नहीं है अनिल जी, क्योंकि ऐसे कस पे खड़े हैं ये कि तेजी नहीं है लेकिन मंदी करके इतना जूस नहीं मिलता, क्योंकि धीरे धीरे करते हैं। बट वैसे इसमें नो ट्रेड है अनिल जी, लेना नहीं चाहिए कुछ भी इसमें अभी। मुझे याद है कि नितिन जी ने इस पर राय दी थी शुक्रवार के सेशन में, जब हमारे पास थे, हम साथ थे, हमने रिजल्ट का प्रीव्यू लिया और उसके बाद उन्होंने बोला कि रिजल्ट के पहले जो डेटा बन रहा है वो नेगेटिव साइड पर बन रहा है और इसी लिहाज से शॉर्ट करना चाहिए। तो मैं फटाफट एक बार नितिन जी से पूछ भी लेता हूँ। नितिन जी शो तो देख ही रहे होंगे, देखते तो खाली जी बिजनेस ही है वो, तो तुरंत अभी नितिन जी जरा मैसेज भेजिए भाई, जिन लोगों ने आपकी राय पे परसों शॉर्ट किया है शुक्रवार को, उन्हें क्या करना है, शॉर्ट काट लेनी है। मुझे याद है आपने 90 रुपये का पुट लेने की भी राय दी थी कि या तो पुट ले लीजिए 90 रुपये का, 93 रुपये के आसपास सब चल रहा था स्टॉक। तो बता दीजिए शॉर्ट काटनी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रखना है, जो भी है आपकी राय फटाफट से भेजिए ताकि मैं लोगों को बता सकूँ। हाँ, आपका रिलायंस रह गया था संदीप जी, बताइए। मैं ये कह रहा था कि इनका जो कर्ज है वो करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। बीती अगर आप 4 से 5 तिमाही देखें तो लगातार डेट लेवल जो है इनका जो कर्ज है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है नतीजों के बाद कि कर्ज के ऊपर कंपनी ने कुछ अपनी राय दी है। वो ये कह रहे हैं कि जियो के पास जो टावर एसेट्स हैं, जो फाइबर एसेट्स हैं, अब उनको वो बेचने की योजना बना रहे हो। जितने भी नॉन कोर टेलीकॉम एसेट्स इनके पास पड़े हैं वो उसको धीरे धीरे बेचने के ऊपर फोकस करेंगे और पूरा जो रकम का इस्तेमाल है वो कर्ज के भुगतान के ऊपर होगा। तो नेट देखा जाए तो जो कर्ज है वो काफी ज्यादा हो गया था, एक कंसर्न लेवल था, उसको अब एड्रेस करने की बात जो कंपनी ने करी है उसको बाजार पसंद करता हुआ दिख रहा है। आपको याद होगा सीएलएसए ने 1500 रुपए तक के टारगेट प्राइस दिए थे। इसी बात को देखते हुए ये सेल रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर 71 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 102 करोड़ रुपए। सबसे पहले नतीजे
ये तो चिपका ही रहेगा फर्स्ट ऑन जी, ये तो होना ही होना है। नतीजों के सीजन में तो टीम इतनी मजबूत है, इतनी फास्ट है, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। आने चाहिए रिजल्ट बस, कहीं भी वायर्स पे, एक्सचेंज पे सबसे पहले आपको दिख जाएंगे। 71 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 100 करोड़ के पार निकलता हुआ 102 करोड़। जितनी टीम फास्ट है उतनी हमारे एक्सपर्ट्स भी फास्ट हैं। कुणाल जी के चार्ट्स अब तक तैयार भी हो चुके होंगे GHCL। कुणाल जी बताइए। देखिए वनील जी, लगातार ये काउंटर आउट परफॉर्म कर रहा है। एक ब्रेकआउट अभी अभी आया है चार्ट पर 262 रुपए के ऊपर। मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए और ऊपर के लेवल्स आएंगे। 267 इंट्राडे टारगेट हो सकता है, पहला 270 दूसरा टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉस 258 रुपए पर रखकर मेरी राय में बाय करना चाहिए। उनके नीचे अगर गलती से फिसल गया तो कहां तक जा सकता है? देखिए अनिल जी, अगर 258 रुपए के नीचे गया तो फिर 250 तक जा सकता है। तो 258 के नीचे कोई लॉन्ग पोजीशन इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिहाज से नहीं रखनी चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए। हालांकि पोजिशनल बेसिस पर डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। डिस्क्लेमर मेरा है कि मेरा इसमें निजी निवेश भी। तो हाँ, ये इसमें भी जी जी अनिल जी। अच्छा, केमिकल वाली कंपनियां भी खरीदते हैं आप? क्या कह रहे हैं अनिल जी? केमिकल वाली कंपनियां भी खरीदते हैं। ये तो केमिकल और वो सोडा ऐश वगैरह बनाती वही कंपनी है ना ये तो। अनिल जी 67 शेयर्स हैं मेरे पास, तो सारी बेरिंग्स की कंपनी थोड़ी चलिए बढ़िया है, आपको बधाई GHCL के अच्छे नतीजों की। हम तो भाई हमारे ठीक है, हमारे तो कुणाल जी के पैसे बन रहे वही हम समझते हैं। जरूरत पड़ी तो कभी कुणाल जी हमारे काम आएंगे, टेंशन नहीं है। चलिए आपकी NAV बढ़ती रहे वही काफ़ी है। ये बस इसके GHCL के वैसे हर पैरामीटर पर अच्छे भी आए हैं, चाहे वो आए हो या फिर एबिटा फ्रंट पर ही परफॉर्मेंस की। स्टॉक डिहाई पर है। यूनियन बैंक पर भी नितिन जी का मैसेज आया है, 90 की पुट उन्होंने खरीदने की सलाह दी थी। अब पोजीशन एग्जिट मुनाफा यूनियन बैंक पर नितिन जी। स्टॉक आप देखिए 89 के नीचे भी ये लुढ़क चुका है, 89 के आसपास से कारोबार कर रहा है। लेकिन अब 2:30 बजे, इनफैक्ट 2:30 से थोड़े से ऊपर हो गए हैं। स्टॉक की न्यूज भी है और साथ ही आपकी स्ट्रैटेजी भी है। तो पहले आपकी स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, उसके बाद रजत से पूछ लेंगे कि आज दिन भर के दौरान किन स्टॉक्स पर खबरें आई हैं। स्ट्रैटेजी पूछने से पहले ट्रिगर्स दिखा देते हैं फटाफट से आपको। पहले देखिए यूरोपियन एशियन मार्केट्स की क्लोजिंग अच्छी हुई है, पॉजिटिव बायस के साथ हुई है। हांगकांग का बाजार 100 अंकों पर बंद हुआ है और बाकी मार्केट्स भी 1/4% से लेकर आधा % की मजबूती के साथ क्लोज हुए हैं। यूरोपियन मार्केट्स मिले जुले हैं। फुट्सी 1/4% ऊपर है, कैक और डैक्स 1/4% नीचे है और सुबह से जब से खुले हैं तब से अब तक काफी ऊपर नीचे रहे हैं, उथल पुथल दिखी है। अमेरिका के फ्यूचर्स यहाँ पर थोड़ा संकेत कमजोरी भरे हैं, आधा % नीचे अमेरिका के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। डॉ फ्यूचर्स 100 अंक नीचे है और नेस्डेक फ्यूचर में भी हम 1/4% से आधा % तक की वीकनेस देख रहे हैं। ये नेस्डेक फ्यूचर है आपकी स्क्रीन पर। कच्चा तेल यहाँ पर हमने वापस रिकवरी देखी थी, $63 के नजदीक पहुंचा था, अभी भी ये $62 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। रुपए को सबसे पहले देखते हैं क्योंकि रुपया सुबह खुला कमजोर हुआ लेकिन बाद में रिकवर हुआ और अभी भी 7 पैसे कमजोर है, लेकिन 71.50 के नजदीक ये पहुंचा था दिन के दौरान। 71.49 का शायद लो है रुपए का। तो संकेत तो बहुत मिक्स्ड है, मजा तो नहीं है। हाँ, वन साइडेड नहीं है। ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि भाई जिससे बहुत आपका मूड अच्छा हो, क्योंकि रुपया कमजोर है और कच्चा तेल 62 के ऊपर है। अमेरिका के फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे, लेकिन अमेरिका में आज छुट्टी है। हाँ, आज छुट्टी है, तो जो कुछ होगा वो कल ही होगा, आज तो नहीं होगा। तो उनकी छुट्टी का फायदा तो उठा सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल से उठा भी रहे हैं मार्केट, इसीलिए आज मार्केट मजबूती के साथ बने हुए हैं। देखिए 2 चीज़ें दीपाली। पहली चीज 10,900 के नीचे मार्केट जाएगा नहीं अब। तो आपको अपना स्टॉप लॉस पता है बहुत क्लियरली, 10,900। आज 10,900 के पुट में 12 लाख शेयर जुड़े हैं और 38 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहां पर। तो 10,900 आपके लिए बेस हो गया। अब क्या इस सिचुएशन में 11,000 आज आप क्रॉस कर सकते हैं? संभावना कम है। 11,000 क्रॉस करने की संभावना मुझे कम दिखती है, क्योंकि 11,000 के कॉल्स में भी 38 लाख शेयर हैं। तो दोनों जगह बराबर है 100 पॉइंट की रेंज में, दोनों गोल पोस्ट हो गए। 10,900 के नीचे नहीं जाना है आपको, 11,000 के ऊपर नहीं जाना है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में बेहतर ही होगा कि आप थोड़ा नीचे में मौका मिले तब निफ्टी खरीदिए। और नीचे का मतलब है 10,930 से 10,950 की रेंज। ठीक है, 10,900 मैं सारे स्पॉट लेवल बोल रहा हूँ निफ्टी में। 10,930 से 10,950 की रेंज है निफ्टी की, स्पॉट लेवल की। उस रेंज में आपको खरीदना है। 10,900 का स्टॉप लॉस, 10,975 से 11,000 के टारगेट के लिए। तो थोड़ा करेक्शन आने दीजिए वहां, यहाँ नहीं लेना है। 10,930 से 10,950 के बीच में ले तो लेना है। हाँ, क्योंकि फैक्टर्स ऐसे नहीं है अभी मेरे पास में कोई, खाली यही कि ठीक है अमेरिका आज बंद है तो ज़्यादा कुछ ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन बाकी बाजार को देख के ऐसा नहीं लग रहा हमें कल बड़ी तेज दौड़ लगाने का अभी से मूड है। सिर्फ ये है कि आखिरी 1 घंटे में चूंकि अमेरिकी बाजार बंद है, इसलिए कम डर होने की वजह से थोड़ी खरीदारी आने में आ सकती है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने को लेवल से लेना है और बाजार जनरली मौका देता है। सबसे बेस्ट है 10,925 10,950 की रेंज में खरीदना है। ठीक है,
तो स्ट्रैटेजी क्लियर है निफ्टी पर 10,925 से 10,950 के दायरे में आपको लेना है 11,000 के टारगेट्स के लिए। अच्छा, निफ्टी बैंक इसने तो पूरा दिन आज 27,550 के इधर उधर ही निकाल दिया, सॉन्ग ऊपर है, मजा ही नहीं आ रहा एक्चुअली। जैसा बैंक निफ्टी में जो मूव चाहिए, ये है ऊपर है 100 पॉइंट, लेकिन 100 पॉइंट ऊपर में वो कॉन्फिडेंस नहीं जो कॉन्फिडेंस चाहिए। 27,625 के आसपास आकर 2 बार अटका है ये। तो मुझे लगता है 27,575, 27,625, ये 50 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा कंजेशन जोन है। तो मैं फ्रेश खरीदारी आज का हाई पार होने के बाद करूंगा। 27,625 का हाई कैश में जो है स्पोर्ट लेवल पे जो है वो पार किया तो आपको 100-125 पॉइंट और मिल जाएंगे, तब 27,700 से 27,750 आपको बैंक निफ्टी पे मिलेगा। नहीं तो आपको खरीदारी करनी है 27,400 के आसपास, जो सुबह भी हमने कहा और सुबह आपने देखा 27,400 के आसपास मिला भी, 27,388 था, वहां से रिकवर हुआ। हाँ, तो फिलहाल इंतजार करते हैं। बैंक निफ्टी में तेजी या मंदी दोनों ही तरफ के ट्रेड में कॉन्फिडेंस कम है। ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजी यहाँ पर साफ मिली है। 27,625 या तो 27,400 पे लेना है या 27,600 के ऊपर, या 27,625 पे लेना है। भी यहाँ इस बीच में कुछ बीच नहीं में एक करना। बार देखते हैं, आराम करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्लियर है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, उस हिसाब से आपको रणनीति बनानी है। लेकिन स्टॉक्स ढेर सारे हैं जहां पर आज दिन के दौरान आई हैं खबरें और उन पर अब करते हैं फोकस। रजत बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो रजत बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं। बिल्कुल, यूनियन बैंक का जो 153 करोड़ का मुनाफा है वो तो अनुमान के मुताबिक नहीं है, लेकिन जो कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आ जाए हैं वो ठीक नजर आए हैं। स्टैंड लोन बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1,256 करोड़ का मुनाफा बैंक रिपोर्ट करेगा, 1,290 करोड़ की फिगर रिपोर्ट की है इस बार, बड़ा है मुनाफा। एनआई में भी लगभग 23% का इजाफा देखने को मिला है और बेहतर बात यह है कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है तिमाही दर तिमाही आधार पर, तो ये नतीजे बेहतर हैं। ग्रॉस एनपीए 2.15% से घटकर 2.07% रहे हैं बैंक के। नंबर्स अच्छे हैं हुडको के। क्वार्टर 3 में मुनाफा जो है वो 27% बढ़कर 330 करोड़ रहा है, 27% का जंप है। आय में 22% का इजाफा देखने को मिला, 1,311 करोड़ आय के तौर पर इन्होंने रिपोर्ट की है और एबिटा में भी 31% का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन बढ़ गए 85.7% से बढ़कर 92.1% के मार्जिन हुडको ने रिपोर्ट किया और स्टॉक में आज रिएक्शन देखने को मिल रहा है पॉजिटिव साइड पे। वोखार्ड पे खबर ये आई है कि यूएस एफडीए से इनकी एक दवा जो कि ब्लड कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है उसको मंजूरी मिल गई है। एक अच्छी खबर थी, लेकिन आज दबाव में है ये स्टॉक। पीएसयू बैंक्स पे एक इंटरेस्टिंग खबर आई है कि सरकार ये योजना बना रही है कि एनपीए बिक्री के लिए उसको फास्ट ट्रैक पे लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा और ये जो एनपीए मामले हैं जो तेजी से बढ़ गए थे उसके तेजी से निपटारे के लिए अब ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। प्राइवेट बैंकों के लिए भी भविष्य में इस प्लेटफॉर्म को खोलने की योजना है। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा की आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक विवाद चल रहा था जिसके चलते इन्होंने 300 करोड़ की बैंक गारंटी जमा की थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि इस पर जो फाइनल कॉल लेगा ये CERC ही लेगा। तो ये रिलायंस इंफ्रा पे एक अपडेट है। और ब्लॉक डील्स हुई जिसमें EID पैरी है, 10 लाख शेयरों का सौदा 201.90 रुपये के औसत भाव पे, और एक है NTPC, ये 17.5 लाख शेयरों का सौदा हो गया आज 143.80 प्रति शेयर के भाव पे। तो ये तमाम खबरों वाले स्टॉक्स है जहां पर दिन के दौरान खबरें आई हैं, स्टॉक्स पर रिएक्शन भी आपने देखा है। हुडको पर फटाफट से एक राय ले लेते हैं। राकेश जी राय दीजिए, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, रिजल्ट्स के बाद ये स्टॉक दौड़ा भी, अभी दिन के ऊपरी स्तरों से तो थोड़ा नीचे आया है लेकिन मजबूती होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्या करना चाहिए किसी ने खरीद लिया अगर तो? देखिए दिवाली जी, काफ़ी लोग स्टॉक को लेके फंसे हुए हैं जब से इसका IPO आया है। अभी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ये है कि 42 रुपीज़ एक अच्छा सपोर्ट है, और बुरी चीज़ क्या है कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था 47 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक निकला, बट अनफॉर्चुनेटली सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये स्टॉक अगर 47 रुपीज़ के ऊपर की एक डिसाइसिव क्लोजिंग देगा तब अप ट्रेंड में आएगा, तब 51-52 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये 47 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि दोबारा से थोड़ा सा पेन देखने को मिलेगा और स्टॉक रेंज में स्टक है। और किसी ने अगर ट्रेडिंग के नज़रिए से बाय कर रखा है तो 43 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगा है। ओके, 43 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर पोजीशन बनाए रखें। लेकिन अब बजाते हैं बिल्कुल BTST का। BTST तो देंगे राजेश जी, और उसके बाद काफ़ी देर से आशु सर ने भी बोल दिया उन्हें बाय के सौदे भी देने हैं, ले लिए जाए। निफ्टी पे इतना बुलिश है तो बाय कॉल्स भी दमदार होंगे। आशु सर के खाली शॉर्ट कॉल नहीं, बाय कॉल्स भी तगड़े वाले होते हैं। लेकिन पहले BTST का बिल्कुल चलते हैं राजेश जी के पास। बताएं सर। अनिल जी, BTST होगा बजाज फाइनेंस पे। Okay. अगर हम देखें तो इसने स्टॉक ने लास्ट 2 दिन का कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट दिया है और स्टॉक में आज 5% का लॉन्ग साइड का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है। मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक में ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, 2630 2650 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो BTST पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है 2598 अभी करंट मार्केट प्राइस है कैश लेवल का। कैश का दे रहे हैं आप? जी हाँ, कैश का। ओके, मैं 2600 राउंड फिगर कर दूं क्या?
जी हाँ 2600। हाँ 2600 ठीक है, भले आपको स्टॉप लॉस टारगेट थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना। हाँ जी। तो 2575 का स्टॉप लॉस होगा और मेरा पहला टारगेट होगा 2630 और दूसरा टारगेट होगा 2650 का। 2630। आप आपका नेटिव प्लेस कहाँ है? इंदौर। हाँ मेरे को लगा ही है, मैंने कहा या तो आप एमपी के हैं या राजस्थानी, क्योंकि ये 75 है ना, ये वहीं पर है। बाकी जगह 75 नहीं है, बाकी जगह 75 है। हाँ, लेकिन 75 बोलने वाले एमपी के ही हो सकते हैं या राजस्थान के हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल मुझे आइडिया लग गया इसलिए, कभी कभी एक्सेंट से पता चल जाता है। ओके, तो बजाज फाइनेंस ये है कैश लेवल 2600 के आसपास खरीदिए, 2575 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2630 और 2650 ये दो टारगेट के लिए। हम 2 दिन पहले इंदौर की बात कर रहे थे जी। तो दीपाली को पता नहीं कि इंदौर में सराफा है एक्चुअली। सराफा तो मतलब इंदौर में गए और सराफा नहीं गए तो सीधा मतलब इसका मतलब ये नहीं इन्होंने दुनिया देखी नहीं है अभी तक। मैं इंदौर गई हूँ वैसे एक बार। नहीं, इंदौर जाना अलग बात, सराफा गई है क्या? वो इंदौर जाना अधूरा रह गया फिर। अरे गए नहीं है, बराबर है, उसमें फिर फायदा नहीं है। ये तो ऐसा है कि मतलब हवाई सर्वेक्षण करके वापस आ गए हो वैसा वाला हाल। 56 दुकान और सराफा नहीं गए तो फिर इंदौर क्या गए। चले अब की बार राजेश जी कुछ ऐसा प्रोग्राम रखिए जब दीपाली को जी को आप ले जाएं वहाँ पे ऐसा। ओके, अब लेते हैं आशु सर की सारी पिक्स खरीदारी वाली। आशु सर बताइए क्या क्या खरीदना है आपको? नहीं अनिल जी, मेरी खरीदारी की नहीं है, बिकवाली की है। अरे पता नहीं बाप आपको क्यों खरीदारी जो 5 ऑप्शंस, जो 5 स्प्रेड्स है, जो स्प्रेड्स है वही है। अनिल जी, एक सेल में भी सेलिंग की कॉल है, सेल और टाटा स्टील। टाटा स्टील में इस एक्सपायरी की बिगनिंग से 495 500 से बेचने की राय दे रहा हूं और सेल एट राइज है, और मुझे लग रहा है कि इस एक्सपायरी का वीक कैंडिडेट है। और सेल का अनिल जी पिछले हफ्ते भी ध्यान है, वो जब लैंड बेचने की बात आई थी तब भी 51 रुपए था। मैंने कहा कि ये नहीं चलेगा, चाहे लैंड बिके या कहीं पे भी लैंड हो। 49.50 आ चुका है और ये इसमें और लोअर लेवल्स आने के चांसेस हैं। तो ये टाटा स्टील भी सेल है, सेल भी सेल है, और इन दोनों का सर लिमिटेड इंटरवेंशन से मैं स्टॉप लॉस लेना चाहूंगा कुणाल जी से। और एक और भी चीज है अनिल जी, मारुति भी मुझे खराब लग रहा है, बजाज ऑटो और अशोक लेलैंड, सन फार्मा और रिलायंस इंफ्रा ये परपेचुअल सेल है। और मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड में और नीचे की मंदी आने वाली है, क्योंकि किसी भी कंसोलिडेशन से पार नहीं कर पा रहा। अरे एक मिनट, आप मंदी के टाइम इतना एग्रेसिव, इतना जोर से, इतना जल्दी जल्दी क्यों बोलते हो? आराम से एक एक बोलो ना, धीरे धीरे। सेल बेचना है, टाटा स्टील बेचना है, मारुति भी बेचना है। मारुति भी बेचना है सर, मारुति थोड़ा ऊपर बेचना है क्योंकि यह घट गया है। और मारुति में सर मैं व्यू भी शेयर कर रहा हूं कि क्योंकि ये 9000 का या 9500 का सबने भाव देखा हुआ है, जब भी मार्केट घूमने लगती है सब इसमें बाय लेते हैं। मैं सर एक थोड़ा बोल्ड कॉल देना चाहता हूं कि 2019 मुझे लगता है कि ऑटोज के लिए अच्छा साल नहीं रह सकता। Correct. और उसमें जो वीकर स्टॉक्स हैं वो तो है ही हैं, लेकिन मुझे लगता है ये मारुति, बजाज ऑटो वगैरह भी ये अंडर परफॉर्म करेंगे। और बहुत सारे लोग इसमें होप में बैठे रहेंगे कि जो ऊपर का भाव है ये आएगा, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। बट मेरा मानना है कि सर ये अंडर परफॉर्म करेंगे 2019 में। तो मारुति में भी मतलब मौका शॉर्ट सेल करके ट्रेडिंग के लिए ढूंढना चाहिए। और इतने बड़े स्टॉक्स के तो सर मालिक कुणाल जी हैं। नहीं 100% मारुति में तो फंडामेंटली मैं भी आपके साथ हूं। और मुझे लगता है हमने भी यही कहा था कि मेटल और ऑटो 2019 ये दोनों ही सेक्टर के लिए बड़ा मुश्किल भरा होगा। जब जनवरी में मैंने कहा 1 जनवरी को हमने जो शो किया था शुरुआत में, तो बिल्कुल मारुति परफेक्ट शॉट है। सेल, टिस्को, मारुति। कुणाल जी चार्ट्स पढ़ दीजिए जल्दी से। अरे जी देखिए, मारुति की बात करें तो अभी मैं और राकेश जी मारुति डिस्कस कर रहे थे। मुझे इसमें एक सपोर्ट दिखता है जो कि 7210 के आसपास है, 7215 फ्यूचर का लेवल है। तो बिल्कुल दहलीज पर है, ब्रेकडाउन के मैं पूरी तरह सहमत हूं। और जैसे ही 7210 का लेवल टूटेगा तो फिर 6800 के लक्ष्य से मारुति बेचना चाहिए। तो मारुति डेफिनेटली बेचना चाहिए। सेल में ऑलरेडी गिरावट हम लोग देख चुके हैं और स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है। मुझे लगता है कि और ऊपर के और नीचे के लेवल्स आएंगे, लेकिन यहां पर भी एक सपोर्ट पर ये अटका हुआ है और सपोर्ट 49.25 का है, 49.25 का। ये लेवल टूटेगा तो सेल में भी बिकवाली की राय है। और टाटा स्टील की बात करें तो इसमें भी कमजोर स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें भी गिरावट खासी आ चुकी है। इन स्तरों पर मेरी बिकवाली की राय नहीं है। मुझे लगता है कि उछाल में बेचें बेहतर रहेगा। ठीक है, लिमिटेड इंटरवेंशन हो गया आपका। और ऐसे ही आपको कुणाल जी ने मंदड़ियों के सरगना की उपाधि नहीं दी है। बहुत सोच समझ के, डर के, कुछ न कुछ तो ऐसा खौफ रहा होगा तभी ऐसा बोला होगा। अब आशु जी बाकी बचे हुए भी बता दीजिए आपके सेल कौन से, धीरे धीरे बताइएगा, बहुत डर लगता है। सेल कॉल तो आ चुके हैं। हाँ आराम से, धीरे धीरे, मतलब एकदम से बहुत जोर जोर से, मतलब बहुत डर लगता है। लिखने में भी हाथ कांपते हैं थोड़े हमारे। नहीं अनिल जी, ये
कुणाल जी ने उपाधि डर के नहीं दी है सर, उन्होंने मतलब होता है ना हीरे की परख जौहरी जानता है, तो उन्होंने सर स्किल आइडेंटिफिकेशन किया है कि मंदी वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक बात है। नहीं पर बिल्कुल ठीक है अनिल जी, सबसे पहली चीज मैं कुणाल जी से बिल्कुल सहमत हूँ हाँ, कि जो एक मिनट stocks है, कुणाल जी थोड़ा कुछ सा कहना bounce चाहते back में बेचना है। एक मिनट लेकिन कुणाल जी कुछ important कहना ये था चाहते कि हैं। हाँ कुणाल जी बोलिए। मैं कह रहा था अनिल जी कि दूर से पता लग जाता है बुल को बेयर आ रहा है, ये दूर से पता लग जाता है, तो इनकी फितरत तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। ठीक बात है, चलिए उछाल में बिकवाली करनी है। सेल किसको मारूंगे जी, बताएं आशु सर। अनिल जी वैसे मैं अगला स्टॉक जो मैंने अभी वैसे मेंशन किया कि रिलायंस इंफ्रा और अशोक लेलैंड, ये दोनों भी इन लेवल्स पे भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंदी के लिए जो परपेचुअल शॉर्ट है तैयारी कर रहे हैं, और इनमें भी अगर कुणाल जी लिमिटेड इंटरवेंशन से ये बता दें कि लेवल, क्योंकि अनिल जी इन स्टॉक्स में क्या है, जैसे टिस्को में भी आज देखिए सुबह 472 था, बीच में ड्यूरिंग द डे 478 79 गया, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। और मैं सब व्यूअर से भी ये कहना चाहूंगा कि जो भी मैंने वीक स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, इनके लेवल जरूर इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ऊपर बेचेंगे तो एक सेफ ट्रेड होके आता है। और अनिल जी आपको ये मैं कई बार बोल चुका हूं, जब लेना होता है तो मुझे ऑप्शन के थ्रू लेना होता है, और बेचने के लिए अक्सर जब आइडेंटिफिकेशन होती है मेरी तो वो फ्यूचर्स में होते हैं, तो इसलिए स्टॉप लॉसेस और राइट लेवल टू सेल बहुत जरूरी होता है। तो अशोक लेलैंड और रिलायंस इंफ्रा, क्या कुणाल जी ये भी फ्रेश मंदी के लिए तैयार हैं? कुणाल जी बताओ सर। अनिल जी देखिए 285 रुपए के नीचे रिलायंस इंफ्रा बेचना चाहिए। रिलायंस इंफ्रा काफी दिनों से पिट रहा है और एक रेंज में फिलहाल ट्रेड करता है, 320 से 285 की रेंज है, तो 292 पर अब रेंज के निचले स्तरों पर बेचने की मेरी राय नहीं है। 285 टूट जाए तो बेचें, और यही हाल अशोक लेलैंड का भी है। मुझे लगता है कि 100 से ऊपर से बिकवाली की राय देते आए हैं, तो अब इसमें 10 रुपए की गिरावट ऑलरेडी आई है। किसी उछाल में भी मुझे लगता है अशोक लेलैंड भी बेचना चाहिए, तो दोनों स्टॉक्स में मुझे लगता है कि सपोर्ट टूटे तभी बेचे। ठीक है, तो अशोक लेलैंड पर बिकवाली की राय है कुणाल जी की, और रिलायंस इंफ्रा पर तो बताया ही आशु जी के बोलने के बाद कि 285 टूटेगा, नीचे फिसलेगा तो और कमजोर होगा। तो ये कुछ और शॉर्ट आइडियाज आशु जी की ओर से। लेकिन L&T फाइनेंस, एक मिनट पूछ लो, और कुछ बचा तो नहीं है आशु जी? और भी स्टॉक्स हैं बिकवाली की तरफ? नहीं अनिल जी फिलहाल यही है, बाकी कुछ अच्छा, तो L&T फाइनेंस तो बेच दो, आज रिजल्ट आने वाले हैं। आज सुबह नितिन जी उसका पुट दिला के गए हैं, बोले भाई कि पीसीआर, आपने वो पीसीआर देखा कि नहीं देखा आशु जी हमारा? सर मैं तो हाँ जी बिल्कुल देखा सर, उसमें बहुत अच्छा जो स्प्रेड बनाते हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और L&T हाउसिंग फाइनेंस, अनिल जी मैं बार बार रेपिटेटिव नहीं होना चाहता, ये मैंने उनसे लेवल कुणाल जी से भी ले लिया था और आपने वैसे भी दिलवा दिया था, 144-45 से नीचे नीचे ये वीक ही है। और इसमें भी सर मुझे एनबीएफसीज ही वीक लगते हैं। मैंने उस दिन सर कुणाल जी से रिवर्स होके इंडिया बुल हाउसिंग की सेल कॉल भी दी थी, अब जब 840 रुपए था तो वन साइडेड टूटा है। सर मैं बार बार बोल रहा हूं एनबीएफसी भी अंडर परफॉर्म करेंगे, जो तेजी आनी थी इनमें आ गई है, चाहे वो आईबुल हो चाहे डीएचएफएल हो, वो बाउंस बैक पूरा हो चुका है। ये क्वार्टरली आगे अगले क्वार्टर्स भी कराएंगे। अनिल जी ग्राउंड रियलिटी पे अगर आप जाके चेक करें, हम ये सुनने में आता है कि लिक्विडिटी ईज हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन ग्राउंड पे जाके अगर आप डीएसए से मिलके जो मैंने चेक किया है, अभी भी सर ऑफ टेक नहीं है, डिसबर्सल्स नहीं हो रही हैं। तो ये सारा का सारा जो अभी करंट सिचुएशन भी है, ये अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर डिपिक्ट होगा। तो कोई भी मूव है उसमें सर अभी ट्रैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन बहुत घट गया, इससे नीचे क्या जाएगा, या मंदी खत्म हो गई। मंदी सर भाव में एक बार खत्म होती है, लेकिन जो फंडामेंटल्स है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते, और इतनी जल्दी वो साइकिल चेंज नहीं हुआ है कि लिक्विडिटी के बाद सडनली आप डिसबर्सल्स देखें, डिसबर्सल्स नहीं हो रही है अनिल जी। ठीक है, तो L&T फाइनेंस पर आशु जी का व्यू तो क्लियर है, कुणाल जी की राय भी लेंगे, लेकिन उससे पहले देवांशी से पूछ लेते हैं कि नंबर्स आ कैसे रहे हैं। बताइए देवांशी। बिल्कुल, नंबर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पे मार्केट दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करा। एक डिस्बर्समेंट्स के नंबर्स, क्योंकि इस तिमाही में जिस तरह से IL&FS की वजह से जो लिक्विडिटी क्रंच हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पे जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डिस्बर्समेंट्स है वो सिंगल डिजिट में होने की आशा यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। यही नहीं, IL&FS का जो एक्सपोजर है उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, उस पर भी यहाँ पे मार्केट का बहुत ज़्यादा फोकस है। इसके अलावा अगर नंबर्स की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे बढ़ के ही आ रही है, लगभग 27% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है जिस तरह से हम देख रहे हैं, और जो ऑपरेशनल इनकम है वो लगभग 20% तक यहाँ पे बढ़ सकती है। वहीं पे अगर मुनाफे की बात करें तो लगभग 50% बढ़ने की उम्मीद हमें इस तिमाही में देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो कामकाज के खर्च है वो थोड़े से कम होते हुए दिखे थे। इसके अलावा अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग की बात करें तो यहाँ पे ब्रोकरेजेस मानते हैं, क्योंकि L&T का जो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज था उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत ज़्यादा L&T फाइनेंस होल्डिंग की यहाँ पे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन जो बिल्डर का पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो है वहाँ पे ब्रोकरेजेस का सबसे ज़्यादा फोकस है। उसकी वजह से यहाँ पे जो असेट क्वालिटी है थोड़ी सी ख़राब होती हुई दिख सकती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है वो थोड़ी सी मजबूत हो वैसा भी माना जा रहा है। और यही नहीं, यहाँ पे नंबर्स रीस्टेट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने जो नंबर्स दिए थे वो गैप के हिसाब से थे और इस बार इंडस यहाँ पे अपनाएगी कंपनी, तो पूरी तरह से वाई कंपेरेबल नहीं होगी। कंपनी रीस्टेट करेगी नंबर्स, इस पे फोकस करना चाहिए। तो ये है L&T फाइनेंस पर आपके लिए नतीजों के लिहाज से उम्मीद। स्टॉक है ढीला ढाला सा इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस बीच, लेकिन एक स्टॉक बड़ा मजबूत है और वह है लिंडे इंडिया। बड़ा जबरदस्त एक्शन हो रहा है भाई स्टॉक में, रोज ऊपर नीचे फ्राइडे को 20% नीचे था। हाँ, और आज देखिए इतना जोर से भाग गया। क्या हो रहा है डिम्पी बताने के लिए आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले बिगुल बजेगा चार्ट कॉर्नर का, क्योंकि कुणाल जी और राकेश जी दिन में पहली बार तैयार है एक साथ बिगुल बजवाने के लिए। चार्ट कॉर्नर। अरे कुणाल जी राकेश जी, आपके चाहने वाले ट्विटर पे इतने परेशान हो रहे हैं, क्या हो गया कुणाल जी राकेश जी को सुबह से कोई कॉल नहीं, ये नहीं क्या हो गया, मतलब अभी तक आ नहीं रहे, सब ठीक है ना? तो फिर मैंने समझाया नहीं भाई, क्वालिटी पे बहुत ज़बरदस्त फोकस है। आप देखिए सब सारे के सारे कॉल्स में 2-2 वाले स्टाम्प लगा रहे हैं, और 1-2 की तो डिमांड है 3 या 4 वाले भी बनवा लो ताकि लंबे लंबे टारगेट भी मिल जाए। तो चलिए पहला चार्ट कॉर्नर आया आज सुबह का, नहीं आज दिन का, कुणाल जी और राकेश जी का, बताइए सर। अनिल जी देखिए, आशु जी यहाँ पर आए तो और उनसे इंस्पायर्ड होकर इस तेजी के बाजार में जहाँ निफ्टी 11,000 से ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है, हमारी बिकवाली की राय है अनिल जी, नहीं डर के ऐसा सीधा बोलो ना। इंस्पायर्ड क्या होता है? आशु जी किसको इंस्पायर करे? कोई इंस्पायर नहीं कर रहे, तेजी करने वालों को डराते हैं। नहीं डर के बोलो, सीधा बोल रहा है तो ऐसा क्या है? अनिल जी देखिए, डरता तो सिर्फ एक ही व्यक्ति से हूं। अच्छा बताइए, डर के क्या बेचने वाले आप? अनिल जी एनसीसी देखिए, इसमें अनिल जी 2 चीजें हैं। एक तो स्टॉक ने एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया था, 88-89 के ऊपर निकला, उसके बाद राकेश झुंझुनवाला जी की न्यूज आई, उन्होंने स्टेक बढ़ाया है और अब एक क्लियर केस है बुल ट्रैप का। तेजी वाले फंस चुके हैं, जहाँ तेजी वाले फंसते हैं वह आशु जी जैसे लोग उसको छोड़ते नहीं है, और यहाँ पर एक क्लियर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है 87 रुपीज के नीचे, और साथ में एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है मोमेंटम इंडिकेटर्स में। एक परफेक्ट कैंडिडेट है बिकवाली का, यहाँ पे बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है और इस स्टॉक में एक अगर इसके इंट्राडे चार्ट्स देखें तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जिसका ब्रेकडाउन आते हुए अभी नजर आ रहा है, तो इन स्तरों पर शॉर्ट करने की राय है। एनसीसी बड़ा सपोर्ट सीधा 81-82 के रीजन में है, इन स्तरों पर बेचें। स्टॉप लॉस रखना है 88 पर, पहला टारगेट होगा 84.8 और दूसरा लक्ष्य होगा 83 रुपए 50 पैसे यानी कि 83.5। ये कुणाल जी, ये जैन जैसे गिर सकता है क्या? जी संभावना पूरी है, जिस तरह का स्ट्रक्चर है इसका बेहद कमजोर स्ट्रक्चर है। ये स्टॉक भी बहुत ह्यूजली ओवरओन्ड है, यानी कि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में है और उनके पास फ्यूचर में भी पोजीशंस हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें बड़ी शॉर्ट कवरिंग की संभावना है। बिल्कुल मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करना चाहिए। तो बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लें इस पे, जरा आशीष सर को पूछ लेते हैं। आशीष सर, ये बेचने के बोल रहे हैं ओवरबॉट है बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में, ऐसा है क्या? 100% अनिल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनबीसीसी और एनसीसी ये दोनों ही, ये इनको जितने मर्जी कॉन्ट्रैक्ट मिले कुछ भी हो, ये सिर्फ बेचने के लिए हैं। और अनिल जी मैं एक और चीज क्लैरिफाई कर देता हूं, ये जो आपने कहा डर से, डर की कॉल नहीं है, ये इंस्पिरेशन है और प्यार है, और इस प्यार का आपको लाइव प्रूफ मिल जाएगा जब शाम को हम तीनों की इकट्ठी फोटो आपको ट्विटर पे नजर आ जाएगी आज। अच्छा आज प्लान है क्या आपका? तभी अच्छा, ओके। ये गलत बात है यार, आप तीनों मिलकर दिल्ली में पार्टी करें, हम यहाँ पे काम करते रहे बजट की तैयारी में। ये तो अच्छा, बजट में तो आप तीनों आ रहे हैं ना बॉम्बे? सर नेक्स्ट बिल्कुल सर, नेक्स्ट वीक बजट में आपके साथ। बस वंडरफुल, ये हुई ना बात। चलिए तो शाम को ट्विटर पे भाई अपना अपना ट्विटर अकाउंट पे अलर्ट डाल के रख लीजिए, बढ़िया वाली तस्वीर आने वाली। तो चलिए, ये है आपके लिए एनसीसी में शॉर्ट करने की राय राकेश जी और कुणाल जी की तरफ से आज का चार्ट कॉर्नर। आइए अब लिंडे इंडिया, ये एमएनसी कंपनी, ये भी तो कुणाल जी आपके पोर्टफोलियो में है ना? हाँ, कुणाल जी के पोर्टफोलियो में क्या नहीं है इनके पास, मैं वही सोच रहा हूँ। चलिए पहले तो समझ ले कि हो क्या रहा है, फिर कुणाल जी चार्ट। हाँ कुणाल जी है कि नहीं? अनिल जी अच्छा आशु सर बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए सर, आशु सर बोलिए। अनिल जी
अनिल जी, मैं जितने टाइम से कुणाल जी को सुन रहा हूं, कम से कम नहीं तो 150 स्टॉक्स पे कह चुके हैं मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन वो कहते 67 है। सर, ये रिकंसिलेशन नहीं हो पा रही है मेरे से। हाँ, ये बात तो सही है। अब लिस्ट बनाना शुरू कर। ट्रिक समझ गया हूँ आशु जी, आप पोर्टफोलियो की लिस्ट चाहते हैं। आज कुणाल जी, आज बताइए ना आप अपना पोर्टफोलियो। मुझे समझ आ गया। और शोले में जैसे ठाकुर ने दिखाई दी ना अपनी तिजोरी खोल के जय और वीरू को, वैसे आज आप है ना आशु को और राकेश जी को, दोनों को आप अपनी तिजोरी दिखाई दीजिए। आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक है वैसा बता दीजिएगा। चलिए, इस बीच लिंडे इंडिया पर डिम्पी, क्या वजह आज इतनी तेजी हो रही है? अच्छा, ये वोलेटाइल क्यों हो रहा है इतना? ये वोलेटाइल अपने बायबैक की वजह से हो रहा है। असल में इसके बायबैक के प्राइस आए थे। अब एक एक चीज इसमें गौर से सुनने वाली है। पहला, 428 रुपये बायबैक का भाव। दूसरा, अभी का भाव जो कि 650 का है। और तीसरा भाव, जो पार्टी जो बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती है वो लगा रहे हैं 2000 रुपये का। तो यही बड़ी वजह है कि इसके अंदर वॉलेटिलिटी बनी हुई है। अब इसकी पूरी समझते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है और ये कहाँ तक जाएगी। प्रॉब्लम शुरू हो रही है इसके बायबैक के प्राइस से और बायबैक से जुड़ी हुई पार्टी से लेकर जिनको पार्टिसिपेट करना है। प्रमोटर 75% हिस्सेदारी लेके बैठा है, उसका तो बिल्कुल मामला अलग है। अब गेंद सिर्फ 25% वाले लोगों के पास है। उस 25% में से भी करीब 10% रिलायंस म्यूचुअल फंड के पास हिस्सेदारी है और एक बड़ा स्टेक होल्ड करके बैठा है लिंडे इंडिया के अंदर। अब जब बायबैक के प्राइस आए और जो प्राइस डाले गए कंपनी की तरफ से वो थे 428 में। प्रमोटर चाहता है कि 428 में उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिल जाए ताकि अपनी होल्डिंग को थोड़ा और मजबूत किया जाए। लेकिन बाजार के जो भी जानकार जिनके पास इसकी होल्डिंग है, उसमें रिलायंस म्यूचुअल फंड जो बड़ा होल्डर है वो कह रहे हैं कि हम 2000 से नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि कम से कम इसकी कंपनी की वैल्यू ही उसके अकॉर्डिंग करीब 1800 से 2000 रुपए के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से वैल्यू बनती है। एक मिनट डिम्पी, आपको रुकना पड़ेगा। हिंदुस्तान जिंक के रिजल्ट पहले बताने जरूरी है। रिजल्ट तो अच्छे दिख रहे हैं। पहला जो मुनाफे का आंकड़ा है 2060 करोड़ का अंदाजा था और 2210 करोड़ का आंकड़ा है, तो मुनाफे का आंकड़ा तो पहला आंकड़ा तो ठीक नजर आ रहा है। थोड़ा सा पहले मुनाफा तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा और आंकड़े आने दीजिए, उससे पहले कुणाल जी तैयार कर लीजिए अपने चार्ट फटाफट। हिंदुस्तान जिंक के रिजल्ट आ चुके हैं। स्टॉक 1.5% नीचे है, अभी तक तो दिन के लो पॉइंट के आसपास ही हल्की सी रिकवरी की कोशिश तो कर रहा है। मुनाफा तो उम्मीद से बेहतर दिख रहा है। बाकी सेल्स आय वगैरह ये सब बाकी आंकड़े भी हमें देखने होंगे। चार्ट पे रेंज आ गई है क्या आपके पास? जी अनिल जी, देखिए 274 रुपए पे रेजिस्टेंस है अनिल जी। मुझे लगता है 274 के ऊपर ही नई तेजी करनी चाहिए। इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें, नई खरीदारी की राय नहीं है। 274 के ऊपर खरीदें और नई कमजोरी तब करें जब ये 266 के लेवल को तोड़ दे। तो इन स्तरों पर मुझे लगता है एक बार के लिए अवॉइड करें, बेहतर रहेगा। 266 के नीचे टूटा और गिरा तो कितना, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 रुपये ही है वहां से ऊपर। देखिए 266 के नीचे अगर अनिल जी ट्रेड करने लगा तो फिर 262 रुपए तक का घर बनेगा, तो 262 261 टारगेट हो जाएगा। 262 261। हाँ डिम्पी जी जल्दी से बताओ, क्योंकि हमारे अब सही इंफ्रा के मैनेजमेंट भी हमारे साथ है, उनसे बात करनी है हमें फटाफट। बस फिर यही बात थी कि जो 10% होल्डिंग रिलायंस म्यूचुअल फंड्स के पास है वो इसको 2000 रुपए में देना चाहता है। इसलिए बायबैक टलने के या रद्द होने के पूरे चांसेस हैं। वो इसलिए चांसेस हैं क्योंकि कोई भी स्टेक होल्डर जो भी इसके अंदर होल्डिंग रखता है वो 2000 से भाव नीचे लेके नहीं आ रहा, और साथ ही इसके 28 तारीख को खत्म हो जाएगी। 500 वाले का 2000 ऐसा कैसे? वो क्योंकि इसकी वैल्यू है, हाँ इसकी बुक वैल्यू जो है करीब 1800 रुपए के आसपास की बनती है। अच्छा। 1800 से 2000 की मार्केट कैप आप देखेंगे तो करीब 5000 करोड़ का है। 20,000 से ज्यादा गैसेज हैं, 20 से ज्यादा प्लांट है अलग अलग लोकेशन पे, सबकी वर्थ ही लगा दी जाए 6000 से 6000 करोड़ की तो इसके एंटरप्राइज वैल्यू बताई जा रही है, जो कि बिना डेट की है। डेट वेट भी जोड़ेंगे और सारी चीजें भी, इसका बिजनेस एक्सपेंशन भी करेंगे तो करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू इसकी बन जाएगी। तो इस सारी की सारी वैल्यूएशन के बेसिस पर, इसलिए म्यूचुअल फंड की जो लॉबी, इसमें इंस्टीट्यूशनल और रिटेलर्स बिल्कुल अलग अलग हो गए। सिर्फ 5% रिटेलर्स हैं जिनके पास सारी होल्डिंग है, वो भी 2 लाख से ज्यादा की होल्डिंग। कुणाल जी टाइप। हाँ कुणाल जी और कुणाल जी ऐसे और लोग जिनका 2 लाख तक की वैल्यू की होल्डिंग है वो सिर्फ 5% है। कुणाल जी 2000 के ऊपर की बिड डाली है रिलायंस म्यूचुअल फंड वगैरह ने, तो ये भाव ठीक है? अनिल जी आपने मुझे रिटेल कैटेगरी में डाल दिया, ये तो सरासर नाइंसाफी आपकी। नहीं, अपने आपको संस्था अरे ऐसा नहीं, आप समझे नहीं। ऐसे तो आप बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन क्या है हम बड़े आदमी को हम हमारी तरफ, आम लोगों की तरफ मिला रहे हैं, तो हम छोटे आदमी तो इसलिए हमने आपको हमारी तरफ मिला लिया एक्चुअली। नहीं अनिल जी, मेरे पास तो बहुत छोटी सी होल्डिंग है और मुझे लगता है कि जो लिंडे इंडिया है इसमें जो बिल्कुल डिम्पी कह रहे हैं मैं पूरी तरह सहमत हूं। आमतौर पर जब कभी ये खेल खेला गया है, यानी कि डीलिस्टिंग किसी कंपनी ने कराई है,
उसमें रिटेल निवेशकों को बम्पर लॉटरी लगी है, तो उसी इरादे से हमने इसमें लिंडे इंडिया में खरीदारी की राय दी थी और उसके बाद ये डबल हुआ। मुझे लगता है और ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए और ऊपर के लेवल्स देखने को। हालांकि एक फैक्ट ये भी है इसमें डिम्पी, शायद आपको मालूम होगा 2011 में भी कंपनी डे लिस्टिंग लेकर आई थी, वो फेल हो गया था। बार बार ट्राई कर रही हो, वो फेल हो गए थे और इसके लिए फिर से चांसेस हैं कि ये लिस्ट अपने आप को डीलिस्टिंग के लिए वापस दूसरी तीसरी बार ये प्रपोजल जा सकता है इसका। मतलब उनको भी बार बार सस्ते में डीलिस्ट करानी है और फंड और बाकी लोग भी अड़े नहीं देंगे, वो 2000 से वैल्यू को नीचे नहीं लेके आएंगे। इसलिए मार्केट पार्टिसिपेंट ये कह रहे हैं कि 2-3 बार हो सकता है प्रपोजल जाए, 1-1.5 साल की लंबी प्रक्रिया, लेकिन इसका भाव 1000 से ऊपर आपको जरूर मिलेगा, कम से कम प्रपोजल पे ही। तो इसलिए आज का भाव 650 है। कुणाल जी का जो कहना है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो बने रहिए, कुणाल जी कभी से कह रहे हैं, मेरे को तो याद है वो 10 की कमाई में किस में पता नहीं कौन कौन से उस जमाने में दिल्ली में क्या क्या करते थे ये दोनों खड़े होके, जुगलबंदी, चार्ट पे चर्चा सब में दिया हुआ लिंडे इंडिया। तो चलिए, ये है एक बेहतरीन स्टॉक जो रखिए आप पोर्टफोलियो में। अरे बोलते बोलते ये तो और भागे जा रहा है, 9% हो गया, क्या बात है, वंडरफुल। चलिए आइए, लेकिन एक और स्टॉक जो आज तगड़ा दौड़ लगा रहा है वो है श्रेय इंफ्रा। श्रेय इंफ्रा के बोर्ड ने 2 सब्सिडियरी कंपनियों के खुद में विलय को मंजूरी दी है और इस पूरे मर्जर डीमर्जर रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली कंपनी क्या करना चाहती है। श्रेय इंफ्रा के एमडी साहब हेमंत कनौरिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कनौरिया साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो ये बताएं सर, एग्जैक्टली क्या प्रोसेस करना चाहते हैं आप, किस तरह का रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, वो जरा समझाइए सर। ये देखिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें जो श्रेय इक्विपमेंट हमारी कंपनी है जो आज 100% शेयर होल्डिंग श्रेय इंफ्रा की है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि श्रेय इक्विपमेंट के जो शेयर्स हैं वो श्रेय इंफ्रा के शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली मिल जाएंगे और वो श्रेय इक्विपमेंट भी लिस्टेड हो जाएगी। तो ये मोटा मोटी ये बहुत ही सिंपल एक स्ट्रक्चर है। अब इसके लिए आप देख रहे होंगे कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि पहले ये मर्ज हो रहा है फिर डीमर्ज हो रहा है, तो वो सब जो लीगल प्रोसेसेस हैं उसको फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट हैं उसमें श्रेय इंफ्रा के शेयर होल्डर्स के पास श्रेय इक्विपमेंट के भी शेयर्स होंगे और वो लिस्टेड कंपनी होगी श्रेय इक्विपमेंट। पूरी प्रोसेस के पीछे पर्पस क्या है, तो मकसद बहुत क्या है? सिंपल प्रोसेस है। हाँ ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए इसके पीछे मकसद क्या है, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? देखिए, मकसद ये है कि हाँ, तो बहुत सिंपल है कि श्रेय इक्विपमेंट जो है वो एक बड़ी कंपनी है। इक्विपमेंट फाइनेंसिंग बिजनेस में 35% उनका मार्केट शेयर है और हम लोग इनको प्रपोज कर रहे थे लिस्टिंग करवाने की। लास्ट ईयर सितंबर में हमें सेबी का अप्रूवल भी मिला था, जिससे कि ये कंपनी खुद लिस्टिंग करके जो भी उनको कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा वो मार्केट से डायरेक्टली रेज कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनबीएफसीज और जो आईपीओज वगैरह के 2-3 महीना से बहुत अच्छा मार्केट नहीं चल रहा है और हमें लगता है कि 3-4 महीना बिकॉज इलेक्शंस वगैरह भी रहेंगे तो ये मार्केट में भी डिले होगा आईपीओ वगैरह का। तो इस स्ट्रक्चर से श्रेय इक्विपमेंट लिस्टेड हो जाएगी और फिर वो खुद का जैसे उनको कैपिटल का जब जरूरत पड़ेगा तो वो मार्केट से खुद कैपिटल रेज कर सकते हैं अपने ग्रोथ के लिए। और श्रेय के भी जो शेयर होल्डर्स हैं जो आज इक्विपमेंट फाइनेंस बिजनेस श्रेय के थ्रू होल्ड कर रहे हैं वो डायरेक्टली होल्ड कर सकते हैं। तो ये वैल्यू एक्रेटिव है श्रेय के शेयर होल्डर्स के लिए कि उन्हें श्रेय इक्विपमेंट के भी शेयर्स डायरेक्टली मिल जाएंगे, जो लिस्टेड रहेंगे वो मोनेटाइज कर सकते हैं। तो देयरफॉर इट इज अ ह्यूज वैल्यू एडिशन फॉर द श्रेय शेयर होल्डर्स। और उनका कहीं पर भी कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं या जो पब्लिक शेयर होल्डर्स है वो एग्जैक्टली इंटैक्ट रहता है। कोई भी शेयर मिरर है तो उसमें कहीं पर भी कोई शेयर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है। अच्छा हेमंत जी, एक चीज उनके पास 2 लिस्टेड स्टॉक्स रह जाएंगे। हाँ, तो ये श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस के बारे में बताइए। इसको लिस्ट कराने की योजना तो आपकी पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन मार्केट का मूड अच्छा नहीं था एनबीएफसी को लेकर, इसलिए अपने टाला। अब बताइए अब क्या प्लानिंग है इसकी लिस्टिंग को लेकर, कब तक एक्सपेक्ट करें? नहीं, तो इसी के लिए अब ये जो हम लोग स्टेप लिए हैं इसमें ये लिस्टिंग 6 महीना से 9 महीना में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें श्रेय इक्विपमेंट के भी शेयर होल्डिंग पास आ जाएगा और बिकॉज पब्लिक शेयर होल्डिंग भी है तो पब्लिक के पास भी आ जाएगा। फिर जैसे जैसे इक्विपमेंट फाइनेंस को अपना कैपिटल रेज करने की जरूरत हो, मार्केट ठीक हो तो वो अपना कैपिटल रेज करते रहेगी। शुक्रिया सर, आपने समय दिया जी बिजनेस को और बातचीत की। बहुत ही सिंपल है जी 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 सर, शुक्रिया आपका।
और स्टॉक पर अगर हम देखें तो हमने शो की शुरुआत में स्टॉक पर चर्चा की हाँ हुई जी। थी, अभी भी ये 3% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। 37 के ऊपर निकलेगा, बंद होगा तो शायद मजबूती इसमें और एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। फटाफट से ल्यूपिन को देख लेते हैं। अभी भी खबर आई है ल्यूपिन पर कि इनको एक दवा का अप्रूवल मिला है यूएसएफडी की ओर से, लीवोथायरॉक्सिन इस दवा का नाम है। स्टॉक हालांकि आधा 0.25% ऊपर है, लेकिन आप फोकस इसलिए भी कीजिए क्योंकि रिजल्ट भी इसके आएंगे नेक्स्ट वीक और नंबर्स भी अच्छे एक्सपेक्टेड है। 867 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये आपने इतना लंबा नाम कैसे पढ़ा दवा का? क्योंकि वो बैंड में चल रहा था, लीवोथायरॉक्सिन और बीएससी पर भी आया हुआ है। मुझे भी अभी एक फॉर्मूला मिल गया है। ये बड़ा मुश्किल इंग्लिश का नाम जो होता है ना दवा का, उसका फॉर्मूला है। वो क्या? संधि विच्छेद कर दो इसका। राजीव जी आप तो समझ गए होंगे ना संधि जी, आप तो इंदौर से पढ़ाई, इंदौर में की बचपन में कहाँ से की? इंदौर से। हाँ तो फिर तो आप समझते होंगे, मैंने भी राजस्थान से की है। तो भाई जो इतना बड़ा नाम है जो पढ़ना मुश्किल, तो दो 3 पार्ट वही लीवो थायरॉक्सिन। हाँ फिर भी हम थोड़ा तो अटकेंगे ही, ऐसा नहीं बिल्कुल पूरा इतना आसानी से बोल पाएंगे। तो लीवोथायरॉक्सिन इसको मंजूरी मिली है और हम लगातार आपको ये कह भी रहे थे कि अब से लेकर रिजल्ट तक ल्यूपिन बायोन डिप्स है, गिरावट में खरीदारी करने वाला स्टॉक है, यहाँ धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। सर बताइए, दवा तो छोड़ दी, आप तो खाली चार्ट्स और एफएनओ के डेटा देखकर बताइए खरीदा है कि नहीं? तो बिल्कुल लुपिन में चार्ट पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हुआ है, स्टॉक उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है और जिस तरीके से इसमें बाइंग एक्शन कंटिन्यूस बेसिस पे देखने को मिल रही है, मुझे लगता है स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा यहाँ से। और यहाँ से मुझे लगता है कि इसके जो टारगेट बन के आएंगे वो 900 रुपये तक बन के आते हैं। सो कोई भी डिप आती है, मुझे लगता है 840 इसका अच्छा बड़ा सपोर्ट है। कोई भी डिप आती है वॉलेटिलिटी में मार्केट के चलते, तो मुझे लगता है कि इसको बाय ऑन डिप्स ही रखना चाहिए। 900 रुपये तक के टारगेट मुझे लगता है जिस तरीके का फॉर्मेशन है और जिस तरीके का डेटा है, 900 रुपये तक के टारगेट हमें लुपिन में देखने को मिल सकते हैं। तो ये पोजिशनल टारगेट्स है, 900 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। अभी 967 968 के आसपास कारोबार कर रहा है। अच्छा, आज जितने भी एफ&ओ कंपनियों के रिजल्ट्स आने, उसमें से एक ही स्टॉक बचा है, वो है जस्ट डायल। एक बार देख लेते हैं कि नतीजों से पहले कहां ट्रेड कर रहा है। नतीजे तो हालांकि बहुत अच्छे आने की उम्मीद नहीं है स्टॉक, लेकिन 478 476 के आसपास है। अब पूछ लेते हैं रिजल्ट्स आने से पहले लेवल्स ऊपर नीचे की तरफ कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। कुणाल जी जरा बताइए जस्ट डायल के बारे में। देखिए, बेहद मुश्किल सवाल है दीपाली, क्योंकि काउंटर जो आप सोचते हैं वैसा करता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 470 नीचे और 515-20 ऊपर इसी दायरे में ट्रेड कर रहा है पिछले कई महीनों से, तो इसी दायरे में रहना चाहिए। कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, संभावना थोड़ी कम दिखती। देखो कुणाल जी स्मार्ट हो गए एकदम, बिल्कुल चुपचाप एकदम साइड से निकल गए एकदम, बोले बताऊंगा ही नहीं जस्ट डायल में क्या करना है। राजीव जी आप बताओगे? अनिल जी देखें तो इसमें जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, 465 अगर टूटता है, मुझे लगता है इस बार अगर टूटता है तो फिर इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है और वो 445 तक इसको ले जा सकती है। तो 465 इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे में, वो टूटता है तो बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए। 445 का टारगेट मुझे लगता है आना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा है जस्ट डायल पर, लेकिन रिजल्ट्स के हिसाब से कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा और कल एशियन पेंट्स के नतीजे आएंगे। नतीजे कैसे रहेंगे ये समझ लेते हैं संदीप सर, उसके बाद स्ट्रैटेजी पर भी करेंगे फोकस, क्योंकि स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी कर रहा है ट्रेड। बताइए कैसे नंबर्स एक्सपेक्टेड है संदीप? देखिए दीपाली, जो आय है वो करीब 15% के आसपास बढ़ेगी, क्योंकि डेकोरेटिव सेगमेंट जो कि सबसे बड़ा सेगमेंट है, वहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो मजबूत रहेगी। पिछले साल 11% थी, इस बार 12.25% के आसपास की आएगी, जिस वजह से आय ग्रोथ काफ़ी अच्छी रह सकती है। लेकिन उसके बावजूद जो ऑपरेटिंग आधार पर नंबर्स हैं आपको इतने स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आएंगे। एबिडा में महज 6% के आसपास की बढ़त आएगी, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले अगर आप कंपेयर करें तो क्रूड की कीमतों में 10% के आसपास का इजाफा हुआ है। तो जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है उस वजह से जो ऑपरेटिंग नतीजे हैं वो शायद आय के फ्रंट पे जितने ग्रोथ आ रही है उतना ना आपको दिखाएं, और मार्जिन में तो इनफैक्ट करीब 1.5 से 2% के आसपास का एक डिप देखने को मिल सकता है। मुनाफा जो है वो कारोबारी मुनाफे से फिर भी आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस बार जो इनकी टैक्स दर है उसमें कमी रह सकती है, जिस वजह से मुनाफे को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। 9.5% के आसपास बढ़कर मुनाफा करीब 608 करोड़ रुपये के आसपास रह सकता है। तो नेट जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है उसका मार्जिन के ऊपर कितना इंपैक्ट आता है और टैक्स दर में कितनी कमी होती है, ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर एशियन पेंट्स का जो मुनाफा और जो मार्जिन है वो डिपेंड करेंगे। लेकिन स्टॉक अच्छी मजबूती दिखा रहा है नतीजों से पहले। कल रिजल्ट्स हैं और स्टॉक आप देखिए 0.25% ऊपर आ चुका है। आशु जी आपके हिसाब से ऑप्शंस के जरिए या फिर फ्यूचर्स में कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए रिजल्ट से पहले एशियन पेंट्स पर? नहीं दीपाली, मुझे नहीं लगता कि एशियन पेंट्स में, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है और जो ऑप्शंस का डेटा है वो बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा। तो इसमें कोई भी ऐसा स्प्रेड जो बहुत ही अच्छा, मतलब सेफ और लुक्रेटिव भी लगे, दीपाली नहीं है। राजेश जी आप बताइए, अगर किसी ने खरीदा हुआ हो ऑलरेडी रिजल्ट से पहले, तो स्टॉप लॉस कहाँ रखे और ऊपर अगर चला तो कितना जा सकता है?
देखिए दीपाली जी, अगर देखें तो अभी तक का जो इस सीरीज़ का जो डेटा बन के आया है, करीब स्टॉक ने 7% की तेज़ी दिखाई और ऑलमोस्ट अगर हम देखें सीरीज़ ऑन सीरीज़ कंपेयर करें तो 41% का लॉन्ग साइड का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। सो मुझे लगता है कि स्टॉक में अगर अच्छे नतीजे आते हैं तो स्टॉक में एक और अप मूव देखने को मिल सकता है और वो 1470 तक इस स्टॉक को ले जा सकता है। सो अभी किसी की भी पोजीशन है तो उसे 1405 का स्टॉप लॉस एक्टिविटी रिजल्ट तो ये 1470 के टारगेट भी हमें इसी सीरीज में दिखा सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको रेकमेंड किया गया 1405 का, अगर है तो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। लेकिन बैंक से बेनिफिट की ओर अब रुक कर लेते हैं। रजत हमारे साथ मौजूद है। बताइए रजत, जेट एयरवेज और अदानी पावर के नाम के अलावा बाकी नाम बताइए, कौन एंटर कर रहा है? ये तो बैन में ही रहेंगे। जेट एयरवेज 95.2% और अदानी पावर है 80.8%। जब तक 80% के नीचे नहीं आते तो बैन में रहने की ही प्रॉबिलिटी, बैन में ही रहेंगे। बिल्कुल भी ओपन इंटरेस्ट में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन रिलायंस कैपिटल बार बार ये कोशिश कर रहा है बैन में जाने की। शुक्रवार के सत्र में 95% ही था मार्केट वाइड पोजीशन और अभी भी 96.7%। इस समय सबसे ज़्यादा परसेंटेज के लिहाज से कहीं पर पोजीशंस बनी हुई है मार्केट वाइड पोजीशंस, तो रिलायंस कैपिटल में ही है। 96.7% डेटा बता रहा है। थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है 95% के ऊपर, लेकिन अगले 15 मिनट अगर ये अभी 95% के ऊपर रहा तो रिलायंस कैपिटल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बैन में आने की। तो एक नई एंट्री हो सकती है रिलायंस कैपिटल और दो ऑलरेडी जो है वो वैसे के वैसे रहेंगे, जेट एयरवेज और अदानी पावर। ठीक है, तो जेट एयरवेज अदानी पावर रहेंगे बैन में। एक नई एंट्री हो सकती है, वो है रिलायंस कैपिटल की। रिलायंस कैपिटल पर फटाफट से एक राय भी ले लेते हैं। राजेश जी, आप ही दे दीजिए। देखिए, हालांकि स्ट्रक्चर तो इसका वीक ही है, कोई भी इसमें पुल बैक भी आता है तो इसे शॉर्ट ही करना चाहिए। स्टॉक बियरिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। सो मुझे लगता नहीं कि सच इसमें कोई बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। 200 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट है, तो अगर ये बैन में आने के कारण अगर कोई भी अगर इसमें दबाव भी आता है तो 200 रुपये के आसपास ये आ सकता है, वहाँ पे इसका सपोर्ट रहेगा। अगर वो टूट जाता है तो फिर इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अभी एज ऑफ नाउ 200 रुपीज़ इसका सपोर्ट है और ऊपर में अगर 214-15 के रेंज में मिलता है तो शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी रिलायंस कैपिटल पर क्लियर है। एक स्टॉक देखते हैं जहां पर अभी भी बाइंग आई है, वो है मुथूट फाइनेंस का। इस हफ्ते रिजल्ट्स भी आएंगे मुथूट फाइनेंस का और देखिए स्टॉक में एक सडन स्पर्ट आया है और अभी 3.5% की बढ़त के साथ 545 के आसपास कारोबार कर रहा है। कुणाल जी, फटाफट से इसके चार्ट्स देखकर बताइए, किसी ने खरीदा हुआ है तो वो क्या करे और नई खरीदारी की कितनी गुंजाइश है? देखिए, लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड हो रहा है दीपाली। इस पर पहले भी हम लोग खरीदारी की राय दे चुके हैं। जब इसने 480 की दहलीज को पार किया था तभी भी हमने इस पर खरीदारी की राय दी थी। वहां से लगभग ये 15% ऊपर है और मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स आएंगे। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें। आज के डे लो पर यानी कि 525 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर इन स्तरों पर खरीदारी और होल्ड करने की राय है। 560 मुझे लगता है इस काउंटर में जल्द देखा जाएगा। 525 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तेजी की हुई है तो होल्ड कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक 560 तक जा सकता है और इस हफ्ते इसके नतीजे भी आने हैं, तो ये स्टॉक रहेगा वैसे भी फोकस में। लेकिन कल कई F&O कंपनियों के नतीजे आएंगे, जिसमें हेवल्स है, ICICI प्रूडेंशियल है। ये नतीजे कैसे आ सकते हैं ये बताने के लिए कुशल हमारे साथ मौजूद है। बताइए कुशल, सबसे पहले ICICI प्रूडेंशियल कैसे नंबर्स रहेंगे? जी हाँ दीपाली, देखिए ICICI प्रूडेंशियल के जो नंबर्स हैं उसमें नेट प्रीमियम आय की अगर हम बात करें तो उसमें करीब 15% का इजाफा हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूलिप वाला जो इनका प्रोडक्ट है उसमें जो ग्रोथ है वो बरकरार रह सकती है। साथ ही साथ अगर हम इनके मुनाफे की बात करें तो उसमें गिरावट देखी जा सकती है करीब 25% की, क्योंकि कमीशन एक्सपेंसेस जो है, कमीशन खर्च जो है वो सालाना 5% की बढ़त हो सकती है इसमें, तो मुनाफे पर खासा दबाव आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो वो YOY बेसिस पे करीब 11% की बढ़त इसमें दर्ज हो सकती है। तो ये ऐसे नतीजे रहेंगे ICICI प्रूडेंशियल के। वहीं अगर हम बात करते हैं हेवल्स की, जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, उसमें रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो करीब 13.5% का इजाफा इसमें देखने को मिल सकता है, जिसमें जो स्पेसिफिक कारोबार हैं जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल उसमें 15% की बढ़त का अनुमान है के कारोबार में। वहीं स्विच गियर वाला जो कारोबार है उसमें 13% का अनुमान, साथ साथ लॉयड में वो थोड़ा सा कम ग्रोथ उसमें देखी जा सकती है, करीब 6% का इजाफा उसमें देखने को मिल सकता है और केबल वाले कारोबार में 12% की बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं एबिडा की बात करें अगर तो उसमें 9% का इजाफा देखने को मिलेगा आपको, और साथ साथ अगर मुनाफे की बात करें तो वो थोड़ा सा टूट सकता है, क्योंकि जो टैक्स दर है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपको मुनाफे पे करीब 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हेवल्स के नंबर्स कोई बहुत खास नहीं रहेंगे। ICICI प्रूडेंशियल यहाँ नतीजे ठीक रहने की संभावना है। ICICI प्रूडेंशियल पर कुणाल जी, आपने तो इनफैक्ट इस सीरीज की शुरुआत में इस पर खरीदारी की कॉल भी दी थी, टारगेट्स भी आपके अचीव हुए थे, लेकिन अभी 355-356 के आसपास आकर रुक गया है। अब बताइए रिजल्ट से पहले आपके हिसाब से कैसे ट्रेड लेना चाहिए?
देखिए मेरी राय में डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए दीपाली। मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर अच्छा है, एक रेजिस्टेंस जरूर मौजूदा स्तरों के आसपास ही नजर आती है, यानी कि 355 के आसपास रेजिस्टेंस है। 355 पार होगा तो उसमें नया मोमेंटम बनेगा और फिर हो सकता है 375 के भाव भी दिखें। जिनके पास पोजीशन है एक बार होल्ड करें या फिर 355 क्रॉस होने पर नई खरीद करें। ठीक है, 355 के ऊपर निकलेगा तो नई खरीदारी करेंगे। अगर आपने खरीदा हुआ है स्टॉक तो आप होल्ड कीजिए, ये स्ट्रैटेजी क्लियर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर रिजल्ट से पहले। हेवल्स नतीजे मिले जुले रहेंगे और स्टॉक भी बहुत ऊपर नीचे रहा है, स्पेशली अगर जनवरी सीरीज की बात करें। राजेश जी आप बताइए ऊपर नीचे के लेवल्स रिजल्ट से पहले। देखिए दीपाली जी, स्टॉक में जिस तरीके का बिहेवियर हमने पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है वो स्टॉक में ये दर्शाता है कि 685 690 की जोन में इसको सप्लाई प्रेशर है। तो जब तक ये स्टॉक रिजल्ट के बाद अगर 690 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा चार्ट पे जो अगर हम प्रीएम्प्ट करें तो ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिले रिजल्ट के बाद। और ये स्टॉक यहाँ से जो 670 इसका सपोर्ट रहेगा, अगर वो तोड़ देता है तो फिर 650 तक के इसके लोअर साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 670 तोड़ने के बाद मुझे लगता है 650 इसका टारगेट आ सकता है। 690 ऑन द हायर साइड इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो अगर ये जब तक 690 क्रॉस नहीं करता मुझे लगता है इसमें दबाव देखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्लियर है हेवल्स पर। चार्ट्स बहुत मजबूत नहीं है, ना डेटा सपोर्ट कर रहा है, तो अलर्ट रहे आप। खरीदारी के बारे में तो ना सोचिए एटलीस्ट हेवल्स पर। कल के 2000 ये भी आपके लिए आ रहा है, यानी एक स्टॉक या मे बी इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी हो सकती है जो कराएगी आपकी 2000 की कमाई। तो कल के 2000 अब से कुछ ही देर में आपके लिए आ रहा है, तो आप तैयार हैं? आप बस 2 मिनट दे दीजिए। ठीक है, उससे पहले एक स्टॉक पे राय ले लेते हैं जो फ्राइडे को बहुत तेजी से गिरा था और आज उतनी तेजी से रिकवर है, वो है सन फार्मा एडवांस का। स्टॉक अब 17% ऊपर आ चुका है और ये ट्रेड कर रहा है लगभग 173 174 के लेवल्स पर। इस पर राकेश जी अपनी राय दीजिए। जितना गिरा उससे ज्यादा रिकवर हो गया आज, अब क्या करना चाहिए 175 के आसपास? देखिए दीपाली जी, ना सिर्फ उससे ज़्यादा रिकवर हुआ है, इनफैक्ट फ्राइडे से ज़्यादा वॉल्यूम्स भी हुए हैं यहाँ पर। और टेक्निकली अगर आप देखें तो एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। टेक्निकली दीपाली जी कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि नई खरीदारी की जाए, बट इतना जरूर है कि जिस तरीके से बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, ऐसा लगता है कि जो पेन है वो एटलीस्ट ओवर है फॉर द टाइम बिंग। और शॉर्ट टर्म का नजरिया देखें तो यहाँ पर 190 के अराउंड एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है और नीचे में 162 एक सपोर्ट है। टेक्निकली नो ट्रेड जोन के अंदर है, एक रिलीफ है। जो लोग लेके फंसे हुए हैं शायद वर्स्ट ओवर है फॉर द टाइम बिंग के लिए। ठीक है, तो ये राय है सन फार्मा एडवांस पर। स्टॉक 26 रुपए ऊपर अब कारोबार कर रहा है, लेकिन कल के 2000 तैयार है तो सीधे यहां से रुक करेंगे कल के 2000 का। बताइए सर, कौन सा स्टॉक है? आशु सर से इंस्पायर होकर सेल कॉल। हाँ, और यूनियन बैंक की हालत देखकर। बैंक है फिर तो। हाँ, एक बैंक है और सरकारी बैंक है जहाँ पर शॉर्ट करने की राय है, और वो है इलाहाबाद बैंक। 42 रुपये 50 पैसे के आसपास। कभी कभी ऐसा लगता है कि इनको ये भाव में बेच के रिकमेंडेशन दे कि क्या करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ से भी ये जा सकते हैं, गिरेंगे पक्का है। एक खबर अभी आई है, वो खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आरबीआई ने ये कहा कि जिन जिन भी बैंक्स का आईएलएफएस में एक्सपोजर है उन्हें वो स्टेगर्ड वे में एनपीए रिकॉग्निशन के लिए अलाउ नहीं कर रहे, कि आपको करना ही पड़ेगा इसी क्वार्टर में। ये टाइम मांग रहे थे। हाँ, ये टाइम जो मांग रहे थे एग्जैक्टली। तो ये टाइम देने से आरबीआई ने कर दिया इनकार, तो उसका तो एकदम इम्पैक्ट आएगा। तो बस ये तिमाही के जो नतीजे आएंगे ना, अब इन्हें रिकग्नाइज करने ही पड़ेंगे। और अगर रिकग्नाइज करेंगे तो आईएलएफएस में इलाहाबाद बैंक का एक्सपोजर है 1225 करोड़ रुपए सिर्फ। 1225 करोड़? हाँ, सिर्फ मात्र तो लगाते ना हम, वो एक सम्मान के तौर पर मात्र लगाते हैं कि भाई हम सम्मान दे रहे हैं। तो 1225 करोड़ का, तो उस लिहाज से ना दीपाली आप देखिए कम से कम भी 450 करोड़ रुपए का तो एनपीए इनको इस क्वार्टर में रिकग्नाइज करना ही पड़ेगा। तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो करना ही है, आगे पीछे कभी न कभी तो करना है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि अगर ये 450 करोड़ का एनपीए रिकग्नाइज करेगा तो बैंक आ जाएगा लॉस में। हाँ, वही मैं चेक कर रही थी। पर इसने तो पहले से लॉस में। हाँ, पहले से लॉस में, बराबर है, बिल्कुल सही है। फिर से लॉस में आएगा, लॉस बढ़ेगा। तो इतने टाइम से आएगा, पीसीएस से बाहर आएगा, जो चर्चा चल रही है। जब तक बैंक पीसीएस लॉस में पीसीएस से बाहर आ नहीं पाएगा, तो ये दिक्कत है। और इसीलिए आपको याद है हम कह भी रहे थे कि मार्च के पहले कोई पीसीएस से बाहर आने वाला नहीं। कितनी खबरें कहीं भी कैसी भी चले कि पीसीए नियमों में ढील और ये वो, कुछ नहीं हो रहा। कोई बैंक पीसीए से बाहर आने की जल्दी में है नहीं। तो ये इलाहाबाद बैंक के लिए मुश्किल भरा मामला हो जाएगा। तो पीसीए से बाहर आने का आप भूल जाओ। उस लिहाज से हमें लगता है कि ये एक स्टॉक है जहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। मेरे ख्याल से 2.5% स्टॉक गिरा हुआ भी है, 3% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ भी आज 5.5-6 लाख शेयरों से। एक बार मैं इससे पहले कि लेवल्स वगैरह दूँ, पहले एक बार आशु सर की राय ले लूँ, क्योंकि ऐसे शेयरों में उनका आशीर्वाद
जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपका आशीर्वाद है आशु सर इलाहाबाद बैंक को बेचने की तरफ? अनिल जी बिल्कुल 100% है। और 46, 47 पे मुझे समझ नहीं आती थी कि कैसे बाय कॉल्स, मतलब इतने डेयर डेविल कॉल्स कोई कैसे दे सकता था इसके अंदर। बट ये तो सर बिल्कुल बेचने वाला स्टॉक है। सारे के सारे पीएसयू सर बेचने वाले में है। कब बेचना है, अब बेचना है या ऊपर बेचना है, बस वही है। मैंने बताया कि सिर्फ एसबीआई ने कंफ्यूज किया, थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई, 300 से ऊपर कुछ बाइंग कॉल्स दिखी, लेकिन मुझे लगता है उसमें भी जैसे अनिल जी आप देखिए, आज हमने जितने स्टॉक्स की बात की, आज मार्केट ऊपर है, निफ्टी लाके स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अनिल जी मेरा सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि अगर ट्रेडिंग करनी है तो वीक स्टॉक्स बेचे बिना नहीं करें, वरना नहीं करें। तो ये वीक स्टॉक जिनकी आप बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इलाहाबाद बैंक, ये सेल पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। और मैं बता दूं, यूनियन बैंक जो 7% गिरा हुआ, उसकी वजह भी यही है, IL&FS एक्सपोजर, जो डिटेल आई निकल के। तो सेम सिचुएशन है, अगर यूनियन बैंक रिजल्ट के बाद 7% गिर सकता है इसका, तो फिर इलाहाबाद बैंक क्यों नहीं? तो सिंपल चीज़ है, इलाहाबाद बैंक के लिए यही है मेरे ख्याल से। अब जो भी आपके टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह आज का क्या है, 43 रुपये के आसपास रख लीजिए। 42-25 के आसपास अभी चल रहा है, 42-50 के आसपास आपको बेचना है। 43 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिए, और नीचे 41.40। जरा राजेश जी बताइए लेवल्स क्या रखा जाए? बड़ा लॉट साइज है, 13,000 का लॉट साइज है, तो ऑलमोस्ट 2,000 तो एफ&ओ में बन चुके होंगे जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, आपने जैसे रिकमेंड किया था। तो मुझे लगता है फिर भी यहाँ से स्टॉप लॉस उसका 43.10 का रखना चाहिए, और नीचे में मुझे लगता है पहला टारगेट 41.50 और दूसरा टारगेट जो लगता है 40.70 का लगता है। 40.75 और 41.50 दो टारगेट के लिए। और रिजल्ट तक अगर आप रखते हैं तो फिर रिजल्ट तक तो ये 40-40 भी आ जाए, 5-7% निकल जाए तो बड़ी बात नहीं। तो इलाहाबाद बैंक परफेक्ट शॉर्ट है आज आप यहाँ पे, इसलिए कल के 2000 में आज ही दिया है, तो इस पर आप नजर रखिए। 3% नीचे ऑलरेडी ये स्टॉक आ चुका है, और यहाँ से और नीचे जाने की संभावना है। ऑलरेडी पिछली तिमाही में 1800 करोड़ का लॉस इन्होंने पोस्ट किया था, और जब ये नतीजे आए थे तो पिछली बार के रिजल्ट्स में 15% लुढ़का था स्टॉक। करेक्ट। तो रिजल्ट्स खराब आ सकते हैं और स्टॉक कमजोर भी है, अब दिन के निचले स्तरों पर आकर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक स्टॉक जिसका सुबह शेयर बाजार लाइव में जिक्र हुआ था और ये वहां से बढ़ा ही है और अब दिन के हाई पॉइंट पर आ चुका है, वो है यूनाइटेड ब्रिवरीज का। स्टॉक में अब 4.5-5% का उछाल है, हाई पॉइंट पर ये कर रहा है कारोबार। कुणाल जी बताइए, अगर किसी ने सुबह खरीद लिया ये स्टॉक तो मुनाफा ले ले या फिर होल्ड रखे? यूनाइटेड ब्रिवरीज 5% ऊपर है। देखिए मेरे ख्याल से तो न केवल होल्ड करना चाहिए दीपाली, बल्कि नई खरीद करनी चाहिए। यूपीएल ने 1450 के एक अहम स्तर को आज पार किया है, बड़ा ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है यूपीएल 1550 के लेवल्स दिखाएगा, तो डेफिनेटली मौजूदा स्तरों पर यूपीएल लेकर के जाना चाहिए और ऊपर के लेवल्स आएंगे। खरीदारी की जल्दबाजी बिल्कुल, एग्जिट की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। 1550, 1525 ये टारगेट होने चाहिए होल्ड करने के राय। ओके, खरीदारी के बेचने की जल्दबाजी न करें ना। हाँ, होल्ड भी करना है, नई खरीदारी भी कर सकते हैं। बेचने ये तो गजब। 100 रुपये नीचे डिम्पी ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले इसको 1380, मुझे याद है उस दिन 1380-85 चल रहा था डिम्पी, बोले तो 1400 के पार तो ऐसे ही हो जाएगा। और सुबह सुबह उस दिन ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो गया। तो सिमी जी का रिलायंस और डिम्पी जी का यूबीएल दोनों ही तेज़ दौड़ लगा रहे हैं। फिलहाल डिम्पी जी थोड़े से आगे हैं परसेंटेज सब में, 4.5% यूबीएल ऊपर है, 4.25% रिलायंस ऊपर है। तो ये है स्टॉक, दोनों ही आज के टॉप परफॉर्मर हैं इस वक्त। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग में एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको कि बजट का सीजन भी चल रहा है, तो बजट को लेकर भी हमारी पूरी तैयारी है। तो एक बार जरा हमारे दर्शकों को बता दें बजट के बारे में। बिल्कुल, जिन लोगों को जिनको बजट के को लेकर डर लगता है वो जरा ये प्रोमो देख लीजिए, आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। कौन कहता है कि बजट बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आता? अरे बहुत आसान है, मेरे साथ देखो, आप सब समझ में आएगा। क्या करना है पता चलेगा, सब कंफ्यूजन दूर होगा। दिन भर बजट देखिए मेरे साथ, सिर्फ जी बिजनेस पर। तो जिन को बजट समझ में नहीं आता उन लोगों के लिए। और अच्छा, एक और हमने खास पेशकश और की है, 1-1 मिनट में बजट समझाएंगे बजट तक। हाँ, जैसा अभी कई बार क्या होता है, लोग वो कहते हैं ना कि विज्ञापन जो आते हैं, विज्ञापन में कहा कुछ जाता है, होता कुछ और है ना। बताया जाता है ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप ये पी के लंबे हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, चौड़े हो जाओगे, होता कुछ नहीं है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हमने कहा आपको आसान भाषा में समझाएंगे। एक नमूना दिखा दें? बिल्कुल। तो चलिए, बजट 1 मिनट में एक आपको बता देते हैं कि बजट क्या है। जरा एक चीज़ 1 मिनट में समझ लीजिए। तो पहली चीज़ समझिए, फिर आपको आइडिया लग जाएगा हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं।
आम बजट या फिर यूनियन बजट, यानी कि खर्चों का और कमाई का लेखा जोखा। ठीक उसी तरह से जैसे कि आप अपने घर का बजट बनाते हैं, कितने पैसे कमाएंगे, कहाँ खर्च करेंगे और उसके बाद कितने बचाएंगे, लेकिन आपके और सरकार के बजट में एक छोटा सा फर्क है। फर्क ये, आप अपने घर का बजट बनाते हैं और सरकार पूरे देश का, कि कहाँ कहाँ से कमाई होगी, कहाँ कहाँ खर्चे होंगे। एक और फर्क है, आमतौर पर आपके घर का जो बजट बनता है ना, उसमें कमाई से खर्चे थोड़े कम होते हैं, आप कुछ न कुछ बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार का जो बजट बनता है उसमें आमतौर पर खर्चे ज़्यादा होते हैं और कमाई कम। तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? सरकार उधार लेती है, और इसीलिए इस बजट को हम कहते हैं घाटे वाला बजट। लेकिन बजट तो बजट ही है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से देश की कमाई और खर्चे का लेखा जोखा, ये है यूनियन बजट, जो हर साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री संसद में पेश करते हैं। तो इंटरेस्टिंग है ये बजट 1 मिनट में, मतलब ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरे ख्याल से। बजट से जुड़े हुए ऐसे छोटे छोटे 1 मिनट वाले बहुत सारे होंगे। हाँ, बहुत सारे कैप्सूल्स है। कल से आप दिन भर आप समय समय के बीच में, तो कई सारे ऐसा ना, लोगों को डर लगता है, बड़े मुश्किल काम है, बहुत सारे डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जीडीपी ये सुनते रोज हैं लेकिन मतलब पता नहीं है। अच्छा है तो डर भी लगता है कि यार पता नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा। अच्छा, बजट में वित्त मंत्री जी तो बहुत देर तक बोलते हैं, 3-4 बार पानी पी लेते हैं और पता नहीं लगता हमें क्या करना है, हमें कुछ समझ नहीं आया। तो क्या क्या चीजें देखनी है बजट में, क्या क्या सुननी है, क्या क्या समझनी है, क्या क्या उनके काम किए, वो हम पहले तैयारी कर देंगे। आपको पहले ही तैयारी कर लेंगे, ताकि जब वित्त मंत्री जी बोले फिस्कल डेफिसिट, तो हमारे हर एक व्यूअर को पता होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट क्या है, कंफ्यूजन ना होता। ना उसके बाद इंतजार नहीं करेंगे कब वित्त मंत्री जी चुप होंगे, कब अनिल जी, आशु जी या कोई और बोलेंगे, बताएंगे वित्त फिस्कल डेफिसिट बराबर है कि नहीं है, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। और वैसे भी आपको बता दूं, बजट के दिन आपको सबसे आसान भाषा में बजट, सिंपल चीज़ें, इधर वित्त मंत्री जी ने बोला, उधर उसका पूरा एनालिसिस आपकी स्क्रीन पर तैयार है। कैसे है वो भी मैं आपको बता दूंगा, अगले हफ्ते सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी यार। तो बजट का मतलब जो दीपाली कर रही है, बजट यानी इसी बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ जीवन में। चलिए, तो हमारे साथ बजट के दिन आपको रहना है 1 फरवरी को। और हाँ, एक चीज़ और भाई, वो 1 फरवरी से नई गाइडलाइन शुरू हो रही है ट्राई की, तो अपने अपने कनेक्शन चेक करवा लीजिएगा। पता चला कि 1 फरवरी के दिन आपके चहेते चैनल आपको दिख ही नहीं रहे, तो पहले से ही आप अपना पैक कौन सा लेना है, फैमिली पैक लेना है, इंडिविजुअल पैक लेना है, जो भी लेना है आपको वो आप ले लीजिए। तो हमारा भी जी बिजनेस का पूरा जी फैमिली का पैक है, जो 45 रुपये महीने में है। बहुत छोटा सा काम है लेकिन इग्नोर हो जाता है, हाँ, जरूरी है इसलिए कीजिए। क्योंकि क्या है, आप 45 रुपये के पैक को चूज करने के चक्कर में आपने सोचा बाद में देख लेंगे, कर लेंगे, बजट के दिन बड़ी कमाई मिस हो सकती है। अच्छा चलो, कमाई छोड़ दो एक बार, कहीं आपने नहीं देखा और कुछ ऐसी चीज़ आ गई जो आपको पोर्टफोलियो में ध्यान रखने वाली थी और नहीं की, उसका नुकसान हो गया, तो ये 45 रुपये के चक्कर में ना पड़े, पहले से करके तैयारी। और लास्ट 31 तारीख के लिए मत रखिए, पता चला आपके सर्विस प्रोवाइडर ने, डीटीएच ऑपरेटर ने, केबल ऑपरेटर वो सुस्ती खा गया, बजट तो आपके लिए आ रहा है, उसके लिए थोड़ी आ रहा है, और पता चला आप रह गए ऐसे कैसे ही। तो तुरंत प्रभाव से अभी से ही आप अपना पैक ले लीजिए, उसे कहिए भाई हमें जी का फैमिली पैक चाहिए, हमने नाम सही रखा फैमिली पैक है, जी का फैमिली पैक 45 रुपये महीने, बस सिंपल है, तो उसमें ले लीजिएगा। ठीक है, परफेक्ट। आइए क्लोजिंग करें आज की। बिल्कुल 10,949 ये है निफ्टी का लेवल जो इस वक्त दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, और 27,500 के आसपास दिख रहा है बैंक निफ्टी। फिर से आज दिन भर वही 150-200 पॉइंट की रेंज में घूम फिर के बैंक निफ्टी वहीं का वहीं। हाँ, लेकिन निफ्टी ने काम अच्छा किया, कम से कम अच्छी क्लोजिंग दी है। तो प्रोविजनल क्लोजिंग 10,949 के आसपास निफ्टी में आई है, बैंक निफ्टी पर 27,524 ये प्रोविजनल क्लोजिंग। दिवाली कम से कम एक अच्छा काम हुआ है।